औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद उज़ैर सिद्दीक़ है। आई एम वर्किंग एज अ सीनियर रजिस्ट्रार मेडिसिन, कायदे आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है अप्रोच टू जनरल फिज़िकल एग्जामिनेशन। और हमारी जो टारगेट ऑडियंस है, इसमें टारगेट ऑडियंस हमारी वही 3 ग्रुप है। वो हमारे डॉक्टर, वो हमारे कोलीग जो कि इंटरनल मेडिसिन या मेडिसिन एंड अलाइड की प्री आईएमएम की ट्रेनिंग कर रहे हैं और या आईएमएम में अपीयर होने जा रहे हैं, और दूसरे एफसीपीएस के पार्ट 2 के कैंडिडेट जो कि स्पेशली इंटरनल मेडिसिन के हैं या किसी भी सब स्पेशलिटीज़, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, हिमाटोलॉजी, कोई भी सब स्पेशलिटीज़ है, कार्डियोलॉजी है या कोई सुपरा स्पेशलिटी है, क्योंकि जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन सबका कॉमन होता है, तो वो हमारी टारगेट ऑडियंस है। और हमारा जो पर्पज़ है इसका अप्रोच लिखने का, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन का, या जो हम इससे हमारा जो एंड रिज़ल्ट है जो हम चाहते हैं इस अप्रोच को डिस्कस करके, वो ये चाहते हैं कि एक गिवन टाइम के अंदर सारे के सारे स्टेप पूरे करते हुए कि कोई भी चीज़ हमारे कैंडिडेट मिस ना करें, वो सारी फंडिंग को पिक करें और उसके बाद जो वो फाइंडिंग है उसको सही तरीके से अपने एग्जामिनर्स को, अपने कोलीग को बता सके और उन फाइंडिंग की बेस पे, चौथे नंबर पे, उन फाइंडिंग की बेस पे अपने डिफरेंशियल डायग्नोसिस बना सके और फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट। तो ये हमारा मकसद है इस जीपी से हासिल करने का। बाकी इस वक्त आपने ब्लैक बोर्ड को नहीं देखना। ब्लैक बोर्ड मुझे पता है कैमरे के ऊपर आपको, वाइट बोर्ड आपको कैमरे के ऊपर कोई अच्छा नज़र नहीं आ रहा होगा, आपको बिल्कुल ऐसे लग रहा होगा ये पता नहीं भरा हुआ है और आपको बिल्कुल ही एक जो है ना बोरियत का एहसास हो रहा होगा। तो आपने इसको देख के परेशान नहीं होना, आपने मुझे सुनना है और मैं जब आपको बताऊंगा चीज़ें तो वो आपने वैसे लिखते जाना है बस। तो अब वीडियो देखने से पहले आपने एक चीज़ ज़रूर करनी है, एक तो आपका स्टडी पार्टनर आपके साथ होना चाहिए। जैसे मैंने आप हर वीडियो में बताता हूँ कि जब भी आप स्टडी कर रहे हैं तो आप अकेले करेंगे, कर तो सकते हैं, बट देर विल बी वेरी मच डिफ़िकल्टी, क्योंकि ये स्कीम्स हैं, आपने याद करनी है, दूसरे को सुनानी है, दूसरा आपको सुनाएगा, तो एक क्रॉस डिस्कशन है, उसके बगैर आप एक हेल्दी रिजल्ट इसमें से नहीं निकाल सकते। एक तो आप अपना स्टडी पार्टनर साथ रखें और दूसरा काम ये करें कि अपनी नोटबुक जो है, जो हमने पहले बनाई थी, हमने कहा था कि अपने उसके ऊपर लिखना है कि शॉर्ट केसेस की बुक, उसको ओपन कर लें और उसके पेजेस के एक्टिवली जो मैं बताता जाऊंगा, वीडियो को रोक के पहले आपने उसको सुनना है, फिर आपने उसको लिखना है जैसे इधर लिखा हुआ है, ये काम करना है। लिखने से आपको ये होगा, साथ के साथ वो आपको याद होती जाएगी और इसका मकसद ही ये है, हम ये अप्रोच आपके सब कॉन्शियस लेवल पे लेके जाना चाहते हैं ताकि ये स्टेप्स आपके सब कॉन्शियस लेवल पे हों। पेशेंट को देखते हुए आपके ब्रेन को ना सोचना पड़े कि मैंने अब क्या करना है, मेरा कौन सा स्टेप रह गया। ये स्टेप ब्रेन खुद ब खुद कमांड दे आपकी आंखों को कि अब ये देखो, खुद आपके हैंड्स को ये कमांड दे कि अब ये करो। आपका काम सिर्फ ये हो कि जो फाइंडिंग पिक हो रही हैं, आपने फाइंडिंग पिक करनी है, उसको जहन में रखना है। बाकी सब कॉन्शियस लेवल के ऊपर चीज़ें हो रही हों तो उसके लिए हमने ये लिखी है, वो हम आपको बार बार याद कराएंगे, पाथवे आपके ब्रेन का डेवलप होगा और सिर्फ आपको ये होगा कि मैंने फाइंडिंग पिक करनी है और गिवन टाइम के अंदर आपने ये रिजल्ट निकालना है। ठीक है जी। तो आप, उम्मीद है कि आपका स्टडी पार्टनर आपके साथ है, आपने अपनी कॉपी पेंसिल जो है वो निकाल ली है और आप फुली अटेंटिव है। इसको देख के बिल्कुल बोरिंग नहीं होना, मेरी बात को सुनना है और उसको डिस्कस और उसके साथ आपने चलना है। इंशाल्लाह ताला आपको बड़ा फ़ायदा होगा इसके साथ। तो अब आपने सोचना ये है कि आप इस वक्त एग्जामिनेशन रूम के अंदर हैं, आप अपनी क्लिनिकल एरिया के अंदर हैं जहाँ पे आपने अपने पेशेंट्स को देखना है। ठीक है, अब आप क्लिनिकली, आप मेंटली आप जो है ना ये सोचे कि आपने पेशेंट को देखना है, ये सिर्फ लिखना नहीं है। आपने आपने सोचना है कि मैंने लिखते हुए कि मैं पेशेंट देख रहा हूँ, पेशेंट के ऊपर खड़ा हूँ। ठीक है, तो ये साथ साथ आपने लिखना है और मेंटली आपने यही सोचना है। तो सबसे पहला स्टेप है, कोई भी शॉर्ट केस करने से पहले जब आप एग्जामिनेशन रूम में एंटर हो जाते हैं, हर शॉर्ट केस का, बेशक जीपी है या कोई भी है, तो फर्स्ट स्टेप इज द लिसन कमांड केयरफुली। पहला काम, अब आपने ये लिखना है और जीपी के अंदर
पहले आपने जो इस कमांड के पहले मेरे लफ्ज़ सुन रहे हैं, उसके बाद फिर आपको याद करना है और फिर उसको अपनी कॉपी में लिखना है। लिसन कमांड केयरफुली। जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन में एग्जामिनर आपको 4 तरह से कमांड दे सकता है। पहला कमांड, डू द जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ दिस पेशेंट एंड प्रोसीड। ये आपने याद रखनी है और ये आपने जैसे मैं पूरी कर लूँ आपने ये चारों कमांडें लिख लेनी है। दूसरी कमांड, लुक एट द फेस ऑफ द पेशेंट एंड प्रोसीड। नंबर 3, look at the neck of this patient and proceed, or examine the neck of this patient and proceed। ये तीसरी कमांड। चौथी कमांड आपको ये दे सकता है, look at the lower limbs और examine the lower limbs and proceed। तो ये 4 तरह की कमांड है, आपने इसको केयरफुली लिसन करना है। जो कमांड आपको देगा आपने वो करना है। जो पहली 2 कमांड है, डू द जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन एंड प्रोसीड एंड लुक एट द फेस ऑफ द पेशेंट एंड प्रोसीड, उनकी स्कीम तकरीबन यही रहेगी जिस तरह हमने लिखा हुआ है, ऐसे ही चलना है। दोनों के अंदर कोई नहीं है, क्योंकि इस ये भी जो हमारी है ना डू द जीपी, वो भी ऑब्जर्वेशन से ही स्टार्ट हो रहा है, लुक एट द फेस से ही स्टार्ट हो रहा है। तो ये दोनों कमांड इसी से कवर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको कमांड मिली है एग्जामिन द नेक ऑफ दिस पेशेंट एंड प्रोसीड, तो उसमें आपने नेक वाली चीज़ों को पहले कर लेना है। उसमें यह है कि नेक के अंदर हम 3 चीज़ें देखते हैं, या तो हम जनरल जेवीपी नेक वेन्स देख रहे होते हैं, या थायराइड का एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं, या लिम्फ नोड का एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं। ये 3 चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले आपने फ्रंट से उसकी यही 3 चीज़ें देखनी है, और उसके बाद फिर आपने उसका जो है ना कोई जो थायराइड के रिलेटेड जो चीज़ें हैं, या लिम्फ नोड के रिलेटेड चीज़ें हैं, या जेवीपी के रिलेटेड चीज़ें हैं जैसे कार्डियोवास्कुलर, वो आपने उसको जल्दी जल्दी पूरा कर लेना है। ठीक है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा अभी कैसे करना। लेकिन ये लेस लाइकली कमांड है कि वो नेक से शुरू कराए, लेकिन हो सकता है कि वो थायराइड ही आपसे करवाना चाहे। ठीक है, सिर्फ थायराइड। तो आपने उसका जल्दी से नेक एग्जामिनेशन करना है, उसके थायराइड की इंस्पेक्शन करनी है, पैल्पेशन करनी है, फ्रंट से बैक से हाइपोथायराइड हाइपरथायराइड के फीचर देखने हैं, और उसके बाद दोबारा जीपी से ही स्टार्ट करना है। नेक देखने के फौरन बाद आपने जीपी से ही, यानी कि आपने दोबारा ये जो हमारे वाइटल वाला एरिया यहीं से स्टार्ट करना है। ठीक है, और चौथी जो है एग्जामिन द लोअर लिम्ब ऑफ दिस पेशेंट एंड प्रोसीड। अगर वो ये कमांड देता है आपको, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले कमांड उसकी सुन के ये सारे प्रोसीजर वो मैं आपको कंसेंट वगैरह पे बताऊंगा, तो इनके बता रहा हूँ स्टार्ट कैसे करना। आपने उसको जब एक्सपोज करना है लोअर लिम्स को, तो सबसे पहले आपने गैस करना है कि आपका पेशेंट किस चीज़ का है। गैस करना है, न्यूरो का है, वास्कुलर का है, या डर्मा का है। 3 केसेस होगा, या वो न्यूरो का होगा, या वो वास्कुलर का होगा, या डर्मा का। आपने इंस्पेक्ट करना है। अगर तो आपको डर्मा की चीज़ें मिल गई, फर्ज करें आपको पायोडर्मा गैंग्रीनोजम जो है ना वो मिल गया, या आपको कोई सेलुलाइटिस वहाँ पे मिल गया, या आपको कोई अल्सर मिल गया, इसका मतलब ये है कि वो डर्मा का केस है। कोई रैश वगैरह मिल गया, ठीक है, या कोई मिक्स जो है ना हाइपोथायराइड के जो प्रीडिपियल मिक्सिडीमा मिल गया जो लेस लाइकली है, तो आपको लगेगा कि ये डर्मा का केस है। उस डर्मा की फाइंडिंग के अकॉर्डिंगली फिर आपने उसको सारा एक दफ़ा एग्जामिन कर लेना है, और फिर वही जीपी स्टार्ट करना है दोबारा। पूरा जल्दी जल्दी जीपी करेंगे और सारे सिस्टम खंगालेंगे। अच्छा, फर्ज करें आपको लगा कि नहीं वो तो वास्कुलर है। वास्कुलर कैसे लगेगा कि आपको डिस्टल जो है वो अल्सर मिल रहे हैं। ठीक है, जैसे कि थ्रोम्बोएंजाइटिस ऑब्लिटरेंस का केस आ गया, बर्जर डिजीज़ का केस आ गया, वहाँ पे आपको टूब्स के ऊपर अल्सर मिल जाएंगे। ठीक है, तो या आपको मिल सकता है कि पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़ के कोई अल्सर, आपको लगेगा ये तो वास्कुलर केस है, उसकी जो है ना डिस्टल जो वो लॉस ऑफ हेयर होगा, तो आपको बताइए कि वास्कुलर केस है, ये उसके लिहाज से मुझे लेके जाना चाहता है। फिर आप कार्डियोवास्कुलर सारा जीपी उसके लिहाज से करेंगे। अगर ये दोनों नहीं मिला और उसने आपको कहेगा एग्जामिन द लोअर लिम्ब एंड प्रोसीड, तो इसका मतलब है ना ये डर्मा का केस है, ना ये जो है ना उसका क्या कहते हैं वास्कुलर सिस्टम का केस है, तो ये न्यूरो का केस है। तो उसको स्क्रीन करें, आप उसे कहें जी अपनी टांगे ऊपर उठाएं, इकट्ठी करें, पेट के साथ लगाएं। उसके बाद आप उसके थोड़े से जल्दी से जो है ना रिफ्लेक्सेस और प्लांटर चेक कर लें। अगर वो यूजुअली आपको पता चल जाएगा कि ये मूवमेंट वो नहीं कर पाएगा, उसको पैराप्लेजिया या कोई और चीज़ होगा। तो अगर कोई वो न्यूरो का केस होगा, फिर आपने न्यूरो के पीछे न्यूरो के हिसाब से चलना है, न्यूरोलॉजी का वो केस है आपका। लेकिन अगर वो डर्मा और वास्कुलर में आए, तो वो फिर जीपी की कमांड है। फिर आपने लोअर लिम्ब जीपी एग्जामिन करके फिर आपने दोबारा उसको ऊपर से वाइटल से शुरू करना है। ठीक है, तो ये एक सादा सा आपको मैंने बता दिया कि ये 4 कमांड हो सकते हैं। तो अब आपने कॉपी पे लिखना है, लिसन द कमांड केयरफुली। 4 तरह की कमांड होगी, डू द जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, सी द फेस ऑफ दिस पेशेंट एंड प्रोसीड अकॉर्डिंगली, दूसरी कमांड। तीसरी नंबर पे एग्जामिन एंड सी द नेक ऑफ दिस पेशेंट एंड प्रोसीड,
एग्जामिन द लोअर लिम्ब ऑफ दिस पेशेंट। ठीक है, तो ये 4 कमांड मिल सकती है आपको। तो पहली 2 कमांड ज़्यादा कॉमन है, अब आप बाकी दोनों को भूल जाएं। अगर वो स्पेशल केसेस आ जाए तो वो स्पेशली वो वाली चीज़ें पूरी करने के बाद आपने दोबारा जीपी पे आ जाना। ठीक हो गया, कमांड वाला हिस्सा आपका पूरा हो गया। तो यही चीज़ें मैंने लिखी हुई हैं, 1 2 3 4 ये लिखी हुई हैं। और ये लोअर लिम्ब के बारे में मैंने थोड़ा सा किया कि पहले गैस करें न्यूरो है, वास्कुलर या डर्मा, और अकॉर्डिंग टू गैस आपने प्रोसीड करना है। ठीक हो गया, ये वाला पार्ट आपका एक साइड पे होगा। वो आपने पहली चीज़ होगी कि कमांड को लिसन करना है। ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इंट्रोडक्शन एंड कंसेंट। हर शॉर्ट केस के अंदर ये वाला कॉमन है, इंट्रोडक्शन कराना है और कंसेंट कराना है। आपने जो भी शॉर्ट केस करना है सबकी इंट्रो और कंसेंट एक तरह की, उसके 3 पोर्शन है। सबसे पहले आपने एग्जामिनेशन हॉल में एंटर होते ही आपने पेशेंट के साथ अपना तारुफ है। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद उजैर सिद्दीक है, आपका क्या नाम है? वो कहेगा जी मेरा नाम मोहम्मद अली। अच्छा अली साहब, मुझे आपके जिस्म के मुआयने का कहा गया है, तो उसके लिए मुझे आपकी इजाज़त दरकार होगी, और मैं उसके लिए आपका बाजुओं से और टांगों से और हो सकता है पेट और छाती से थोड़ा सा कपड़ा भी हटा के देखूं, तो उसके लिए मुझे आपकी मदद की ज़रूरत होगी। क्या आपकी इजाज़त है? वो कहेगा जी बिल्कुल इजाज़त है। सो पहला पार्ट हो गया मेरा और उसका इंट्रोडक्शन, मैंने अपना नाम बताया, उसने अपना नाम बताया। दूसरा हो गया मैंने उसको कंसेंट ली, उसको बताया कि मुझे आपके जिस्म के मुआयने का कहा गया है, तो मैं आपका कपड़ा हटा के ये हिस्सों का मुआयना करूंगा। ठीक है, तो वो उसने कहा जी बिल्कुल कर सकते हो, उसने अपनी कंसेंट दे दी। तीसरा पार्ट में इसमें ये देखूंगा आपको जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द तो नहीं हो रही जहां पे हाथ लगाने से छूने से आपको दर्द होती हो, ताकि मैं एहतियात से उसका मुआयना करूं। तीसरी चीज है कि आस्क अबाउट पेन। ठीक हो गया, तो यही चीजें मैंने लिखी हैं इंट्रो में। इंट्रोडक्शन विद द पेशेंट नंबर 1, नंबर 2 राइट द कंसेंट, नंबर 3 आस्क अबाउट पेन। अब इंपॉर्टेंट ये कि आप पेशेंट के साथ अपना नाम और पेशेंट का नाम तो बड़ी आसानी से पूछ लेंगे। ये जो दूसरा पार्ट है ना कंसेंट वाला, अगर आ जाए फीमेल पेशेंट तो यहाँ पे बच्चों के लिए बड़ा मसला होता है। वो कहे जी अब क्या करें, जीपी का पेशेंट है, जनरल फिजिकल एग्जामिनर, मैं उससे क्या करूं, किस तरह करूं? तो अब आपने ये उर्दू में इसके नीचे जुमला लिखना है। जुमला पहले तो आप लिखेंगे मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद उजैर सिद्दीक है, आपका क्या नाम है? वो कहेगा जी मेरा नाम फातिमा है। अच्छा फातिमा बीबी, मुझे आपके जिस्म के मुआयने का कहा गया है, उसके लिए हो सकता है कि मैं आपकी टांगों, बाजुओं, गर्दन से या जिस्म के कुछ और अज़ा से कपड़ा हटा के देखूं ज़रूरत के मुताबिक। तो उसके लिए अगर आप चाहें तो अगर कोई फीमेल आपके साथ है आप उसको बुला सकती हैं। अगर आप कंफर्टेबल है तो मैं पर्दे का ख्याल करते हुए आपका मुआयना कर लूँगा, अगर आप इजाज़त दें। तो अब अगली चीज़ ये हो सकती है कि वो कहे कि मुझे फीमेल अटेंडेंट चाहिए या नर्स चाहिए, तो फिर आपने एग्जामिनर से आस्क करना है। वो एग्जामिनर अगर तो वो फ़ौरन बुला दे तो वेल एंड गुड, अगर वो कहे मैं बुलाता हूँ तो आपने खड़े नहीं रहना। जो चीज़ें आप कर सकते हैं वो आपने करनी शुरू कर देनी। अगर आ जाएगा तो आपने, अगर फीमेल आपकी हेल्पिंग आ जाएगी तो फिर जो भी एक्सपोज एरिया नेक है, कोई आपको चेस्ट एक्सपोज करनी है, एब्डोमेन करना है, तो फिर उसकी मौजूदगी में कर लेंगे, नहीं तो आपने शुरू कर देना। ठीक है, तो आपने ये उर्दू में कमांड लिखनी है कि फीमेल, और ज़्यादा चांस ये है कि एग्जामिनर कह दे बेटा ऐसे ही कर ले, आपको कोई मसला नहीं, आप एक्सपोज ना करें। या दूसरा ये हो सकता है पेशेंट ही कह दे कोई इशू नहीं आप कर लें। और जीपी में कोई बहुत ज़्यादा एक्सपोजर चेस्ट का मुश्किल होता है, इसमें शायद हम वो करें ही ना। लेकिन आपको सिखाने का मकसद ये है कि आपने उर्दू का जुमला लिखना है, इंट्रो विद पेशेंट। उर्दू का जुमला लिखना है कि फीमेल से कंसेंट कैसे लेनी है, क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं उसको मैंने कैसे हल करना है। और तीसरे नंबर पे आस्क द पेन, आपने जो मैंने जुमला बोला जिस्म के किसी भी हिस्से में, ये नहीं पूछना मैंने आपका बाजुओं का मुआयना करना है, छाती का, वो उधर की बता देगी हाँ इधर मुझे पेन। आपका जुमला जो जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द है तो मुझे बता दें ताकि मैं एहतियात से काम करूं। तो यहाँ तक आपने ये चारों कमांड लिख ली। उसके बाद इंट्रो एंड कंसेंट के 3 पॉइंट लिख लिए और उनकी आगे उर्दू में जुमले लिख लिए। फीमेल को कैसे अप्रोच करना है वो भी लिख लिया। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप है पोजीशनड एंड प्रॉपर एक्सपोजर। यानी कि अब आपने एग्जामिनर की कमांड को सुन लिया, आपने जो है ना पेशेंट से इजाज़त ले ली, अपना इंट्रोडक्शन करवा लिया, उसका ले लिया, और अब इम्पॉर्टेंट है कि अब पेशेंट आपके एग्जामिनेशन के लिए तैयार है, उसने आपको अलाउ किया है। अब आपका अगला स्टेप है, थर्ड स्टेप है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है, प्रॉपर पोजीशन। जीपी में आपने उसको स्पाइन पोजीशन में लेटाना है। अगर वो बैठा हुआ है तो गो एंड गेट पेशेंट स्पाइन। उसके बाद आपने उसका एक्सपोजर करना है। मेल के अंदर एक्सपोजर इंपॉर्टेंट ये है कि आप उसकी हो सके तो शर्ट ऑफ करवा दें।
ठीक है। फीमेल के अंदर आपने शर्ट ऑफ नहीं कर, आप उसमें जो है ना फीमेल के अंदर आप ऐसे करेंगे कि उसकी जो रिक्वायर्ड पोर्शन है सिर्फ वो आप ऊपर करेंगे और उसको एग्जामिन करने के बाद फौरन नीचे कर देंगे। मिसाल के तौर पे आप अपर लिम एग्जामिन करने लगे हैं, दोनों अपर लिम से कपड़ा ऊपर करें, उसको एग्जामिन करें, उसको कवर कर दें, नेक से कपड़ा हटाएं, उसके बाद उससे ज़्यादा लेके और उसको कवर कर दें। इसी तरह आप उसकी टांगों से कपड़ा थोड़ा सा ऊपर हटाएं नी तक और उसके बाद उसको कवर कर दें। मेल में आप मैक्सिमम एक्सपोजर ले सकते हैं। तो यही चीज़ मैंने लिखी है पोजीशन एक्सपोजर में, आपने उसको स्पाइन लटाना है। मेल के अंदर शर्ट कैन बी रिमूव्ड और फीमेल के अंदर अकॉर्डिंग टू नीड एक्सपोज करेंगे। ठीक है जी। तो ये आपने अपनी कॉपियों में ये 3 पॉइंट ऐसे ही लिख लेने हैं। तो अब आपकी 3 चीज़ें होगी। ये बार बार इसलिए कि ये आपको सर्किट बनाना है कि आपका, जैसे हम एक एक चीज़ याद करें वो बार बार इन 3 नोवेन के आपने भूलना नहीं है। ठीक है। तो जहाँ पे आपको लिख, अगर मैं तेज हूँ तो आपने वीडियो को रोक के पहले आपने ये जो मैं बता के आ रहा हूँ वो आपने लिखने हैं पॉइंट, और मैं आपको ना आखिर में एक छोटी सी वीडियो बना के इसकी, अगर आपको लिखने में मसला होगा ना तो अभी तो जो मैं बोल रहा हूँ वो वैसे लिखते जाए। सिर्फ इस वाइट बोर्ड की वीडियो बना के नीचे अटैच करूंगा, सिर्फ इसकी, तो उसमें आपने उसके स्क्रीनशॉट लेके जो कमी होगी वो बाद में पूरा कर लें। लेकिन जो अभी मैं बोल रहा हूँ उसको याद करें और उसको कॉपी पे इसी तरह जिस तरह पॉइंट लिखे हो आप लिखते जाए। और जहाँ पे मैं कह रहा हूँ उर्दू में जुमले लिखे हैं, जैसे राइट द कंसेंट ऑफ द फीमेल पेशेंट, तो आपने उसकी कंसेंट उर्दू में जुमला लिखना है, वहां पे नहीं याद आना। अगर आप ये सोच रहे हैं बस हमें पता चल गया वहां पे याद नहीं आना, आपने एक दूसरे को बोल के दिखाना है कि ये जुमले हमने बोलने। ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब हमने 3 पॉइंट कर लिए। तो ये 3 पॉइंट हो गए। उसके बाद है ये 3 पॉइंट है ना, यहां तक ये हर शॉर्ट केस के अंदर कॉमन है। हर शॉर्ट केस के अंदर यही है, क्योंकि हर शॉर्ट केस की अलहदा कमांड होगी, उसकी लिस्ट में आपको बता दिया करूंगा। बाकी इंट्रो, कंसेंट और पोजीशन एक्सपोजर, बस पोजीशन हर सिस्टम की अलहदा है, बाकी ये 3 पॉइंट हर जगह ऐसे ही कॉमन चलेंगे। ठीक। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द जीपी, दैट इज द जनरल लुक ऑफ जीपीई। ठीक है। अगला स्टेप है कि आपने पेशेंट्स को पोजीशन बना लिया, अब है आप उसके फुट एंड पे चले जाएंगे एंड जनरल लुक ऑफ द पेशेंट लेंगे। व्हाट इज द जनरल लुक, जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन की, कि उसकी आपने उस आईज ने क्या काम करना। अब आप ब्रेन आपका कमांड देगा कि आप उसकी फेस को देखें और उसके लिम्स को देखें और एक आइडिया लगाएं कि ये किस चीज़ की फेसिस है, ये पेशेंट किस चीज़ का है। तो आपने उसकी जैसे ही फुट एंड पे जाएंगे तो 3 चीजें कॉमन है, यानी कि अब आप उसकी जनरल लुक देख रहे हैं, जनरल लुक के 4 पॉइंट लिखने हैं आपने, उसमें से 3 जो पॉइंट है वो हर सिस्टम में अप्लाई होंगे। पहली चीज जो आपने नोट करनी है, नंबर 1, कि आइदर व्हाट इज द एज ऑफ द पेशेंट एंड हाउ इट, व्हाट इज द पोजीशन इन द बेड। यानी कि आपने ये देखना है कि यंग पेशेंट है, मिडिल एज है या ओल्ड एज है, और यूजली वो स्पाइन ही होगा तो आपने बता देना स्पाइन इन द पोजीशन। सो यंग एज, मिडिल एज, ओल्ड एज, लाइंग कंफर्टेबल इन द बेड। तो सो एज एंड पोजीशन। दूसरे नंबर पे एसेसरीज, उसके साथ बॉडी के साथ क्या क्या चीजें, आईवी लाइन लगी हुई है, फोलीज है, एनजी पास है, कोई गैस्ट्रोस्टमी ट्यूब लगी हुई है, कोई उसको आईवी उसको सीवी लाइन लगी हुई है, कोई फिस्टूला बना हुआ है, जो जो एसेसरीज उसकी लगी हुई हैं वो आपने नोट कर लेनी है ब्रेन के अंदर। ठीक। तीसरा पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है ये आपने ऐसे ही याद रखना है, आपने उसकी टेम्पोरल देखना है और ये फेस देखना है और साथ उसके लिम्ब्स देखने, और अंदाजा लगाना है कि आइदर पेशेंट इज हैविंग गुड न्यूट्रिशनल स्टेटस और पेशेंट इज एमेसिएटेड। बस इन दोनों में से एक चीज पिक करके ब्रेन को दे देनी, या गुड न्यूट्रिशनल स्टेटस है या पेशेंट इज एमेसिएटेड। इसी तरह उसकी स्किन को देख के लगाना है कि गुड हाइड्रेशन स्टेटस या डिहाइड्रेटेड। इसी तरह आपने सिर्फ उसकी नेल्स और लिप्स देख के डिसाइड करना है क्लब्ड और सायानोज्ड है या नहीं। ठीक हो गया। तो 3 पॉइंट मैंने बता दिए जनरल लुक के अंदर। ठीक है। ये स्कीम ये ऐसी ही चलेगी, जनरल लुक ऑफ द जीपी, यानी कि जनरल लुक ऑफ जीपी में जो 3 चीजें हमने पहले नोट की हैं, पहली चीज क्या आ गई कि व्हाट इज द एज, मिडल, यंग, ओल्ड और यूजली स्पाइन इन द, आपने वो नोट कर लिया। उसके साथ एसेसरीज क्या क्या लगी हुई हैं वो अपने बॉडी पे, एनजी, फोलीज, आईवी लाइन, फिस्टूला, क्या जो बने हुए वो आपने उसकी एसेसरीज को नोट करना है। तीसरे नंबर पे आपने नोट करना है, तीसरे पॉइंट पे 3 चीजें आपकी पहली नजर जाएगी टेम्पोरल और फेस के ऊपर कि अच्छा है इसका मैथ, यहाँ पे वेस्टिंग है,
लिम्स को देखना है वेस्टिंग है, तो फिर आपने इससे अंदाजा लगाना है कि पेशेंट इज हैविंग गुड न्यूट्रिशनल स्टेटस और एमेसिएटेड। साथ ही आपने अंदाजा लगाना है गुड हाइड्रेशनल स्टेटस और डिहाइड्रेटेड। साथ ही आपने उसके लिप्स और नेल्स देख के अंदाजा लगाना है सायानोज्ड और क्लब्ड है या नहीं है। जो चीजें वो अपने ब्रेन को फीडबैक, स्कीम आपको कमांड देगी आपकी आंखों को, आप वापस ये सर्किट फौरन वापस देंगे कि ये चीजें मैंने पिक कर ली। ये 3 चीजें आपने फौरन पिक कर लेंगे। उसके बाद है चौथी इंपॉर्टेंट चीज, स्पेशल फेसेस ऑफ जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। ठीक हो गया। और ये आप जब उसके फेस और लिम्स को गौर से देखेंगे, विद इन 20 सेकेंड आपने ये पिक करना है, इससे ज्यादा आपने टाइम नहीं लगाना। ये जो जीपी की कमांड है ना, उसकी जो कोर है, उसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है ना, वो ये वाली है। और ये आपने मिनिमम टाइम के अंदर नोट करनी। और ये वाला जो पार्ट है ना, इसको हम कहते हैं पीक ऑफ मेडिसिन। यानी कि जितने भी फिजिशियन हैं, जो भी आप माशाल्लाह आपने भी अभी पार्ट 2 आपका पास हो जाएगा, तो आपका असल चीज़ ही मेडिसिन की ये है कि हमारी ऑब्जर्वेशन इतनी स्ट्रांग हो कि हम देख के बताएं कि पेशेंट किस चीज़ का है। आई को सिर्फ आपने उसको उसको जो है ना, आई को आपने एक चीज़ें सिखानी है, चीज़ें पिक करनी सिखानी है। बस उसने फेस के ऊपर लुक लगानी है और लिम्स के ऊपर देखना है, और उसने डिसाइड कर लेना है कि 5 तरह की फेसेस में से मेरे पेशेंट की कौन सी फेसेस है। ठीक हो गया। 80% चांस यही है कि आपको इन फेसेस में से कोई शॉर्ट केस आएगा जीपी का। 20% है कि हो सकता है लिम्फ नोड वगैरह आ जाए, कोई रैश वगैरह आ जाए, या रूमेटॉइड हैंड आ जाए, कोई और चीज़ आ जाए। लेकिन ज़्यादा चांस ये कि आपको फेसेस के अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ मिलेगा। तो आपने इन फेसेस को पिक करना है। ये भी जनरल लुक का पार्ट है, चौथा पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। 5 तरह के फेसेस आपको मिल सकते हैं, पहले वो नाम सुन लें। पहली तरह का फेस एंड ऑर्गन डैमेज फेस। एंड ऑर्गन डैमेज यानी कि उसको सीकेडी है, उसको सीएलडी है, उनका स्पेशल फेस होगा। ठीक है जी। तो एंड ऑर्गन डैमेज फेस। नंबर 2, एंडोक्राइनोलॉजिकल फेस, कि पेशेंट को कोई एंडोक्राइन प्रॉब्लम है। ठीक है, थायराइड वाले का हाइपो है या हाइपरथायराइड है, उसकी स्पेशल लुक होगी। कशिंग वाले की स्पेशल लुक होगी। एक्रोमेगैली वाले की स्पेशल लुक होगी। सो दूसरा फेस जो इंपॉर्टेंट है कि एंडोक्राइनोलॉजिकल फेस। तो आपने देखते ही डिसाइड करना है पहले कि यार ये कोई एंड ऑर्गन डैमेज वाला फेस है, नहीं ये एंडोक्राइनोलॉजिकल फेस है, नहीं ऑटोम्यून स्लैश हिमोलिटिक डिसऑर्डर फेस, मिसाल के तौर पे SLERA सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस वाला फेस है, या ये कोई थैलेसीमिक फेस है। ठीक है, तो तीसरा फेस ये हम कहते हैं रूमा स्लैश हिमोलिटिक या थैलेसीमिक फेसेस। तो ये स्पेशल फेस होगा। तो आपने सिर्फ पेशेंट की फेस और लिम्स को देखना है और उसकी डिजीज का अंदाजा लगाना है कि पहले नंबर पे फेस और लिम्स को देखा, तो आपने उसका अंदाजा। ठीक है, और ये 3 हो गए। अच्छा, चौथा है कॉन्जेनिटल या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। ठीक है, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, मार्फन सिंड्रोम। देखते ही आपने फौरन बताना यार ये डाउन है, ये टर्नर है, या ये मार्फन है। आपकी आंखों ने फौरन एक चीज पिक करनी। और पांचवी है न्यूरोफेस, कि न्यूरोलॉजी का केस है, न्यूरो का फेस है। मिसाल के पार्किंसन डिजीज का खास फेस है। ठीक है, इस तरह जो मस्कुलर डिस्ट्रॉफीज वाले पेशेंट है उनका एक खास फेस है। ठीक है, तो आपने 20 सेकंड के अंदर उसकी फेस और लिम्स को देखना है और इन 5 फेसेस में से कोई एक फेस पिक करना है। जितना आप बार बार देखेंगे आप फौरन पिक कर लेंगे कि ये कौन सा फेस है। अब आपने फेस तो पिक कर लिया है, लेकिन आपने आगे इनको बताना कैसे है उसको भी याद रखना है। तो अब आप पहले लिखेंगे स्पेशल फेसेस ऑफ जीपीई। ये चौथा पार्ट है जो जीपी का, स्पेशल फेसेस ऑफ जीपी। उसमें पहले लिखेंगे एंड ऑर्गन डैमेज, उस पर नीचे लिखेंगे सीकेडी स्लैश सीएलडी। सीकेडी वाले फेस का आपने एक जुमला जो आपने याद रखना है, क्योंकि आपने पेशेंट को, एग्जामिनर को ये नहीं बता सकते कि लुकिंग सीकेडी लुक। आपने उसको कोई 2 जुमले बताने हैं, वो आखिर में डायग्नोसिस बताना कि ये सीकेडी है। तो लुक आपकी क्या होगी, तो आपने जो सीकेडी का आपने बताना कि पैलर लुकिंग सैलो फेस। अच्छा, अगर सीकेडी का होगा तो आपने लिखना इक्टेरिक लुक। तो आप नीचे ये 2 चीजें लिख दें, सीकेडी के नीचे लिख दें पैलर विद सैलो लुक, और सीएलडी के नीचे लिख दें इक्टेरिक लुक। बस आपने इनमें से कुछ चीज पिक कर लेनी। सिरोसिस का पेशेंट आप देख के पिक कर लेते हैं, उसकी जॉन्डिसाइज्ड आई होगी, एब्डोमेन जरा डिस्टेंडेड होगा, पता लग जाएगा कि ये इक्टेरिक है। तो बस आपने एक लफ्ज जान रखे यार ये इक्टेरिक लुक। ठीक हो गया। अब आपको लगा नहीं ये तो एंडोक्राइनोलॉजिकल फेस है, एंडो का लुक है। ठीक है, उसमें क्या हो सकता है थायराइड का, थायराइड के फेसेस। अगर थायरोटॉक्सिक होगा
तो उसमें हम क्या लिखते हैं कि पेशेंट जो है वो एंक्शियस है विद लिड रिट्रैक्शन, तो आप कहेंगे पेशेंट इज हैविंग एंक्शियस लुक विद लिड रिट्रैक्शन। बस आपने एक इतनी सी दो लफ्ज़ बोल देने हैं तो एग्जामिनर को भी पता चल जाएगा कि ये पेशेंट को इसने फेसेस को पिक कर लिया। हाइपोथायराइड का फेस कैसा होता है? हाइपोथायराइड का होगा कि पफी फेस विद कोर्स फीचर, और जब आप उससे कमांड ले रहे होंगे तो वो उसकी जो है वो जो आवाज़ जो होगी, जो उसकी साउंड होगी वो जो है वो हॉर्स होगी, ठीक है। तो आपने उसको इस तरह की दो लफ्ज़ बोलने हैं कि हाइपोथायराइड के अंदर पफी विद पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग एंड थिक स्किन, ठीक है। तो ये तीन जुमले आपने लिख लेने। तो थायरोटॉक्सिक होगा तो आपने लिखना है एंक्शियस 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 लुक विद लिड लैक, और अगर हाइपोथायराइड होगा तो आपने बताना है पफी विद पेरी ऑर्बिटल स्वेलिंग एंड थिक स्किन। तो ये हो गया थायराइड या हाइपोथायराइड फेज। दूसरा होता है कशिंगाइड फेज। कशिंगाइड फेस कैसे होता है? आपने बताना है कि जी मून लाइक फेस है, पेशेंट इज हैविंग मून लाइक फेस विद बुफेलो हम्प विद सेंट्रल ओबेसिटी एंड पेरिफेरल वेस्टिंग एंड हैविंग मार्क्स ऑफ जो कोई ब्रूजेस वगैरह है तो वो आपने बता देना। बस दो या तीन चीज़ें बतानी है, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना। लेकिन जब आप पेशेंट को देख रहे हैं, इनमें से जो फेस पिक हो रहा है वो आपने नोट कर लेना है कि वो आपने अपना जुमला पिक कर लेना कि मेरा पेशेंट इज हैविंग माय पेशेंट इज हैविंग कोर्स मून फेस विद बुफेलो हम्प विद सेंट्रल ओबेसिटी एंड पेरिफेरल वेस्टिंग, और पेशेंट इज हैविंग एंक्शियस लुक विद लिड रिट्रैक्शन। तो जो भी आपने पिक किया वो आपने याद कर लेना। यहाँ आपको लगा कि एक्रोमेगैली है, तो एक्रोमेगैली का जुमला आपके पास पहले से होना चाहिए। क्या होगा उसको? पेशेंट इज हैविंग फ्रंटल रिजिस, ठीक हो गया, और सुपर ऑर्बिटल रिज है, प्रोगैंथिज्म है, और जो टीथ है उसकी वो स्पेसिंग ऑफ द टीथ है, और स्पेड शेप उसके हैंड्स है। तो आपने बताना है पेशेंट माय पेशेंट इज हैविंग हाइटेड लुक, पेशेंट इज हैविंग हाइटेड लुक विद कोर्स फीचर, सुपर ऑर्बिटल रिजेस, लार्ज टंग, लार्ज नोज विद प्रोगैंथिज्म एंड स्पेड शेप हैंड। बस आपने इतना बता देना और इतना याद रखना। बस आइज आपके पिक कर लेंगे कि ये एक्रोमेगैली है, लेकिन चार लफ्ज आपने ब्रेन को ये अपने लिखने के एक्रोमेगैली की, ये मैंने ये चार चीजें बतानी है, ठीक हो गया। सो आपने एंड ऑर्गन डैमेज वाली फाइंडिंग लिख ली, और एंडो के तीनों फेसेस की आपने एक एक फाइंडिंग। ये पिक आप आराम से कर लेंगे, लेकिन आपके पास वर्ड होने चाहिए, ठीक हो गया। आपने अपनी ऑब्जर्वेशन भी स्ट्रॉन्ग बनानी है। बाज़ का हाइपोथायराइड और सीकेडी वाला लुक जो है ना वो मिक्स हो रहा होता है, इसी तरह हाइपोथायराइड और कशिंग वाला भी मिक्स हो रहा होता है। तो आपने बार बार फेसेस को देखना है, तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आपको अगर जैसे हाइपोथायराइड वाला, कशिंग वाला और सीकेडी वाला एक जैसा लगता है तो कोई इशू नहीं है, वो आप जब आगे उसको, इसीलिए कहते हैं कि आपने ये नहीं बताना कि ये यूरिमिक लुक है या ये वो आपने सिर्फ इसकी उसकी जो लुक की जो है ना फाइंडिंग है वो बता देनी। आखिर में जो बाकी फाइंडिंग मिला के फिर हम बताएंगे कि डायग्नोसिस क्या, हाइपोथायराइड है या सीकेडी है या कशिंग है, वो आखिर में पता चल जाएगा, ठीक हो गया। तीसरी चीज जो ब्रेन को आपने बतानी है, ब्रेन आपका देखते ही बताएगा ये दिस इज अ रूमाटोलॉजिकल फेस। वो बताएगा इसको जो है ना मेलर रैश है भाई, वो आपको बताएगा इसका जो है ना माउथ फिश लाइक माउथ है, और उसका जो है ना वो जो पकलिंग ऑफ लिप्स है, उसकी जो है वो बीकिंग ऑफ नोज है, और जो है ना उसको यानी कि एसएलई पकड़ लेंगे आप स्क्लेरोडर्मा पकड़ लेंगे। इस तरह जो है ना वो डर्मेटोमाइसाइट, वो कहेगा आईज के ऊपर जो है ना हेलियोट्रोप रैश है, ठीक है। तो आप बड़ी इजीली पिक कर लेंगे एसएलई सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस डर्मेटोमायोसाइटिस को मेलर रैश से, फिश माउथ से, हेलियोट्रोप रैश से। तो यही चीज़ें मैंने इसके ऊपर लिखी हुई हैं। तो आप जो आपने फेस ब्रेन ने पिक किया उसकी दो तीन फाइंडिंग आपने देख लेनी है कि ऑन जनरल लुक आई एम लुकिंग दिस इन दिस पेशेंट, ठीक हो गया। उसके बाद होती है साथ ही इसकी रूमाटोलॉजी या हिमोलिटिक फेस के साथ, रूमाटोलॉजिकल फेस, हिमोलिटिक और थैलेसीमिक फेस, स्पेशल फेस होता है थैलेसीमिया वाले का। उनके अंदर क्या होता है कि पेल लुकिंग होते हैं, एक तो वो पेलर होता है, दूसरा उनकी जाइगोमा जो है ना वो जरा प्रोमिनेंट होते हैं, इसको हम कहते हैं मोंगोलाइड फेस। तो आपने कहना पेलर लुकिंग मोंगोलाइड फेस, बस on seeing my patient is having paler look or having mongoloid face। तो एक तो ये ऑप्शन हो सकती है। चौथे नंबर पे है कॉन्जेनिटल या क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, जो कि अक्सर शॉर्ट केसेस के अंदर जीपी के अंदर पूछ सकते हैं। वो तीन तरह के हैं। मिसाल के तौर पे पेशेंट आपका डाउन सिंड्रोम का होगा, आप देख के बता देंगे कि डाउन सिंड्रोम है, लेकिन दो तीन चीज़ें आपने जुमल वर्ड जहन में रखने हैं जो अपने एग्जामिनर को बताने। डाउन सिंड्रोम वाला कैसे होता है?
डाउन सिंड्रोम में ये होगा कि पेशेंट इज हैविंग लार्ज प्रोट्रूडिंग टंग विद लो सेट ईयर एंड वेब्ड नेक एंड शॉर्ट स्टेचर। बस आपने ये बताना है, उससे पता चल जाएगा। और जो है ना साइमन क्रीसेस ऑन द हैंड, तो यही मैंने लिखा हुआ है, डाउन सिंड्रोम, शॉर्ट स्टेचर, टंग प्रोट्रूजन, सिंगल पामर क्रीज। तो आप भी इसी तरह लिख लेंगे अपनी कॉपी के ऊपर। टर्नर सिंड्रोम किस तरह के होते हैं? तो टर्नर सिंड्रोम, एक तो आप बुक देखेंगे ना तो आपको अंदाजा हो जाएगा, तो बस आपको इतना पता चल जाएगा कि फीमेल लुक शॉर्ट स्टेचर विद लो सेट ईयर। तो बस उनको भी आप, यानी कि आपको याद आ जाएगा कि फीमेल लुक है, शॉर्ट स्टेचर है, लो सेट ईयर है, तो इट इज़ अ टर्नर सिंड्रोम। वो आपको स्पेशल, आप एक दफ़ा बुक देख लेंगे ना, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, पेशेंट जब भी आपके पास सामने, आप ठक से बता देंगे कि इसको डाउन सिंड्रोम है या टर्नर सिंड्रोम है, और जुमला आपको याद है क्योंकि आपने कॉपी के अंदर लिखा हुआ है। इससे हट के कोई चीज़ नहीं होगी। उसके बाद होता है मार्फन सिंड्रोम का पेशेंट आ जाता है। तो मार्फन सिंड्रोम कैसा होगा? आपने बताना कि टॉल लुकिंग पेशेंट, आर्म स्पैन इज मोर एज कंपेयर टू द हाइट, ठीक है। और उसके बाद आप बता सकते हैं कि हाई आर्च पैलेट है, या जो है ना उसकी फुट की डिफॉर्मिटी है। और बाकी जब आप फर्दर एग्जामिन करेंगे तो हाइपर एक्सटेंसाइल उसकी जो है ना वो है जॉइंट्स है, ठीक है। तो ये आपने 2 या 3 जुमले इधर याद रख लेने के मार्फनाइड फीचर है विद टॉल हाइट एंड लार्ज आर्म स्पैन। बस यहाँ पे आपको एक मैसेज मैं ये देता जाऊँ, बाज़ औक़ात कमांड मिलती है ना एग्जामिन द जीपी, वो मार्फन सिंड्रोम का पेशेंट होता है तो उसके ऊपर मार्फन के ही सारे मेथड करना शुरू कर देते हैं बच्चे। ऐसे नहीं करना, वो मार्फन सिंड्रोम है, आपने पिक कर लिया, मार्फनाइड फीचर है वो पिक कर लिया, अब उसके अंदर आपने पूरी जीपी की ही कमांड लगानी, उसमें से जो जो आता जाएगा उसकी एग्जामिनेशन के अंदर वो आप पिक करते जाएंगे। हाँ, वो आपको कहे कि दिस इज अ पेशेंट ऑफ मार्फन सिंड्रोम, एग्जामिन एंड प्रोसीड अकॉर्डिंगली, तो फिर आप उसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है। जैसे उसने कहा कि एग्जामिन द नेक, तो उसमें हमने थायराइड के सारे मेथड पहले कर लेने, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, बम्बर्टन साइन, उसकी ब्रूई, उसको बैक से ऑस्कल्टेट कर लेंगे, उसके रिफ्लेक्सेस देख लेंगे, उसकी आई का लीड लैग लीड डायरेक्शन चेक कर लेंगे और फिर जीपी पे जाएंगे। लेकिन अगर आपको वो सिर्फ कहता है डू जीपी ऑफ दिस एग्जामिनेशन, तो आपको मार्फन, वो अगर पेशेंट नजर आ रहा है तो सिर्फ मार्फन के मेथड नहीं करना, आपने सिर्फ जीपी ही करना, बस आपने लुक से पिक कर लिया कि वो मार्फनाइड फीचर है उसका, ठीक हो गया जी। तो यही मैंने लिखा हुआ डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, मार्फन सिंड्रोम और उनके आगे उनकी पिकुलैरिटीज। तो ये चौथा फेसिस हो गया। पांचवा इंपॉर्टेंट फेस होता है न्यूरो फेस। पेशेंट न्यूरो का, जैसे पार्किंसन का फेस, मास्क लाइक होगा, विद स्टूपर लुक होगा और हैविंग ट्रेमर्स इन द हैंड और हेड। तो यही मैंने लिखा हुआ है, मास्क लाइक फेस, एक्सप्रेशनलेस, स्टेरिंग लुक, ट्रेमर्स इन द हैंड्स एंड द हेड। बस आपने इतना बताना। सो पेशेंट इज हैविंग पार्किंसनिज्म। पार्किंसनिज्म का लफ्ज यहाँ पे बेशक ना बोले, बस आपने ये फाइंडिंग बता देनी, आखिर में हम बोलेंगे कि पेशेंट इज हैविंग पार्किंसनिज्म। दूसरा स्पेशल फेसेस होता है मस्कुलर डिस्ट्रोफीज का, ठीक है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी का फेस कैसा होता है? जैसे कि उसमें अब आप याद करेंगे ना तो आपको, आपने एक दो दफ़ा ये देख लेंगे ना तो फिर आपको पता चल जाए। उनमें फ्रंटल बाल्डनेस होगी, टोसिस होगी, टेम्पोरल, फेशियल और ये जो गिर्डल, इनके मसल्स की वीकनेस वो या एट्रोफिड होंगे, और उनके जो डिस्टल मसल्स होंगे हैंड्स के और ये जो अपर लिम्ब के, लोअर लिम्ब के, उनकी भी वेस्टिंग होगी। सो आप बताएंगे भाई पेशेंट इज हैविंग baldness with bilateral ptosis and weakness of temporal, facial and upper girdle weakness and upper girdle atrophy as well as distal muscle atrophy। बस आपने इतना बता देना तो उसको पता लग जाएगा कि आपने पिक कर लिया कि ये न्यूरो फेज है, ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का फेज, ठीक हो गया। तो अभी तक मैंने आपको क्या 4 चीज़ें बताई, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि सबसे पहले मैंने बताया कि लिसन द कमांड केयरफुली, उसकी 4 कमांडें मैंने आपको बता दी, वो आपने लिखनी। फिर मैंने आपको बताया कि आपने पेशेंट की तरफ इंटरेक्ट करना है, आपने पेशेंट को अपना इंट्रोडक्शन कराना और उससे कंसेंट, इंट्रो एंड कंसेंट, उसके 3 पार्ट मैंने आपको बता दिए कि दोनों का इंट्रोडक्शन होगा, कंसेंट लेंगे कि मैं आपको एक्सपोज करूंगा, और फिर आप पूछेंगे कहीं पेन वाला एरिया तो वो मुझे पहले बता दें। और तीसरे नंबर पे है पोजीशन एंड एक्सपोजर। और चौथे नंबर पे क्या मैंने आपको बताया, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जनरल लुक ऑफ द पेशेंट। तो आपने अपने ब्रेन को 4 चीज़ें बता दी कि मैंने जनरल लुक कैसे देखनी है। मैं फुट एंड पे खड़ा हो गया हूँ तो पहले मैंने अपने ब्रेन को बताना है कि मेरा पेशेंट की मिडिल एज है और ही स्पाइन इन द बेड, और उसकी ये होगी उसका पहला पॉइंट कि उसकी एज क्या है और वो उसकी पोजीशन क्या है। दूसरा पॉइंट मैंने उसको बता दिया
जनरल इंस्पेक्शन पे कि उसको आईवी लाइंस लगी हुई हैं, एनजी फोलिस, क्या एसेसरीज लगी हुई हैं। तीसरा मैंने अपने ब्रेन को बता दिया कि मेरे पेशेंट का न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है, 3 चीज़ें देख के, ये और लिम्स देख के कि वेल न्यूट्रिशन है या मेसिएटेड है, इन्हीं को देख के हाइड्रेशन है या डिहाइड्रेशन है, और लिप्स और इनको देख बताया कि क्लब्ड है या सायानोज है। ये 3 फाइंडिंग मैंने फॉरन ब्रेन को दे दी। अगर इनमें से कोई पॉजिटिव फाइंडिंग नहीं है तो कोई बताने की जरूरत नहीं है। चौथी मैंने देखा कि मेरे 5 में से कि एंड ऑर्गन डैमेज वाला फेस है मेरे पेशेंट का, एंडोक्राइन फेस है मेरे पेशेंट का, रूमाटोलॉजिकल या थैलेसीमिक फेस है मेरे पेशेंट का, या मेरे पेशेंट का क्रोमोसोमल कॉन्जेनिटल एनोमलीज वाला फेस है, या 5वें नंबर पे मेरे पेशेंट का न्यूरो का फेस है, और उसका जुमला मेरे ब्रेन के पास है, मेरी आंखों ने पिक कर लिया कि ये इसका फेस है। तो ये 4 चीजें अब मैं अभी तक कर चुका। ठीक हो गया, ये आप लिख लें और अपने ब्रेन को सिखा दें कि मैंने ऐसे ही पेशेंट को अप्रोच करना और ऐसे मैंने देखना। ठीक हो गया। तो जो अगली चीज होती है, आपने जनरल इंस्पेक्शन कर ली, अब जीपी कर रहे हैं, तो अगली चीज है वाइटल्स। अब वाइटल्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है? वाइटल्स तो देखें, ब्लड प्रेशर है, पल्स है, रिस्पिरेटरी रेट है, टेम्परेचर है। आपने शॉर्ट केस के अंदर 2 वाइटल्स इंपॉर्टेंटली करने। आपने अपना थर्मामीटर निकालना है, उसकी लेफ्ट आर्म के अंदर रखना है और उसको कहना है इसको क्लोज कर ले, वो क्लोज कर लेगा। साथ ही आपने उसका बीपी ऑपरेटस लगाना है, जल्दी से उसको कफ को सिस्टोलिक, अपर वाला सिस्टोलिक देखना है और फौरी से डिफ्लेट करना है, तेज तेज करना है, उस पर टाइम ज़ाया नहीं करना। जैसे ही डिफ्लेट कर लिया आपने, बीपी ऑपरेटस लगा के जहाँ से निकाला था वहीं पर रखना है और फौरन थर्मामीटर निकाल लेना। ये नहीं देखना 1 मिनट 2 मिनट, बस जितनी देर में आपने किया आपने निकाल लेना। दोनों चीज़ें नोट कर लेनी। इसके अलावा आपने रिस्पिरेटरी रेट या बाकी चीज़ों पे फोकस नहीं करना, बस जीपी के अंदर ये 2 चीज़ें नोट करनी है। ठीक है जी, वाइटल्स के अंदर ब्लड प्रेशर और टेम्परेचर, बस। और ये जो है बाकी जो है रिस्पिरेटरी है या जीआईटी है, उसके अंदर आपने ये वाइटल वाला हिस्सा जीपी जब आप एक्सटेंड करेंगे ना उसको जी, तो ये मिस कर, मैं वहाँ पे आपको बताऊंगा। लेकिन आप ये याद रखें कि अभी आपने सिर्फ ब्लड प्रेशर देखना और टेम्परेचर देखना है। किसी को पल्स ऑक्स की भी आदत होती है, वो सैचुरेशन देखना, तो देखना चाहे तो देख लें, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो उसमें फिर गलती वो ये करते हैं कि जिस साइड से वो ब्लड प्रेशर ले रहे होते हैं उधर इन्होंने पल्स ऑक्स लगाया, तो फिर आप अपोजिट साइड पे लगाए, फिर वो गिरना भी नहीं चाहिए, उसका ख्याल रखें। तो इसलिए अगर आप मिस भी कर दें तो कोई इशू नहीं, तो लेकिन आपकी आदत है तो आप ले लें। 2 चीज़ें आपने लेकिन ज़रूर लेनी। ठीक हो गया। तो अब आपको फिर मैं रिपीट करता हूँ, हमने क्या किया, हमने सबसे पहले कमांड को सुना, फिर हमने इंट्रो और कंसेंट किया, फिर हमने पोजीशन और एक्सपोजर बनाया, फिर अपने जनरल लुक की 4 चीज़ें पूरी की, और फिर हमने अब 5वें नंबर पे उसके वाइटल्स ले लिए। तो अब हम वाइटल्स ले चुके हैं, तो अब हम जो है आगे चलते हैं। अब हमने वाइटल्स लेने के बाद पेशेंट्स के दोनों हाथ पकड़ लेने। अब आप अपने आप को कॉन्शियस समझे कि मैं जो है वो एग्जामिनेशन रूम के अंदर हूँ, तो एग्जामिनेशन ऑफ बोथ हैंड्स, अगला हमारी कमांड है बोथ हैंड्स, दोनों हाथ पकड़ लेने आपने पेशेंट के। ठीक है। और उसके दोनों हाथ ऐसे कर लेने। ठीक हो गया। तो हैंड्स के 3 चीज़ें हैं, पहले आपने उसका जो है ना वो डॉर्सम देखना है, फिर पामर देखना है, और फिर आपने उसके फ्लैप्स और फ्लैपिंग ट्रैमर। तो ये 3 पार्ट है। सबसे पहले डॉर्सम, सबसे पहले बोथ हैंड्स का डॉर्सम। डॉर्सम के अंदर 3 चीजें देखनी, आपने सिर्फ आंख डालनी है, चीजें पिक हो जाएंगी। आपने सिर्फ ब्रेन में ये स्कीम याद रखनी है कि मैंने 3 चीजें देखनी। मैंने दोनों हाथों के नेल्स देखने हैं, मैंने दोनों हाथों के शॉर्ट ज्वाइंट, स्मॉल ज्वाइंट, रिस्ट ज्वाइंट देखना। पहली चीज नेल, दूसरा स्मॉल ज्वाइंट विद रिस्ट, नेल्स, स्मॉल ज्वाइंट विद रिस्ट, और स्किन ऑफ द अपर लिम्स। ये 3 चीजें देखनी। तो मैंने यही चीजें लिखी हुई, नेल्स देखनी है, स्मॉल ज्वाइंट्स ऑफ द रिस्ट देखना है, एंड स्किन ऑफ द आर्म्स देखना है। नेल्स के अंदर जो फाइंडिंग है ना, वो आपको खुद ही पिक हो जाएगी, क्योंकि आप उस लेवल के ऊपर आप इतने पेशेंट देखोगे कि आप जो है ना क्लबिंग, सायानोसिस, ल्यूकोनिकिया, काइलोनिकिया, हाफ एंड हाफ नेल्स, सोरियाटिक वाले नेल्स, और इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का कोई जो है ना जो आप सारे जो है ना आपको वो जो फाइंडिंग है आपने सिर्फ देखना है, आपको पिक हो जाएगा अगर आपने अच्छे एक दफ़ा नेल्स का एग्जामिनेशन किया हो। ठीक है। तो स्प्लिंटर, हैमरेजेस, कोई चीज़ मिस नहीं, बस आपने आदत बनानी है कि दोनों तरफ के नेल्स को देखना। ठीक हो। उसके बाद आपने अगले ज्वाइंट्स को देखना है। इन्फ्लेमेटरी ज्वाइंट्स आपको पिक हो जाएंगे, कोई सोरियाटिक वाले होंगे या रूमेटॉइड वाले, वो आपसे पिक हो जाएंगे। ऑस्लर नोड्स वो होगा, वो आपको फौरन पता चल जाएगा कि ये इधर पड़े, डिस्टल में है तो ये नोड्स पड़े हुए हैं, और अगर ये इन्फ्लेम्ड है, रेड है, तो इसका मतलब रूमेटॉइड हैंड आ जाएगा, और रिस्ट अगर डिफॉर्म्ड है तो इसका मतलब रूमेटॉइड हैंड ही है। ठीक है।
और अगर कोई इसमें आपको जो है ना हाइपरयूरेसीमिया के गाउट के फीचर है तो टोफाई भी आपको मिल जाएंगे। सो या तो ऑस्टियोआर्थराइटिस का जॉइंट मिल सकता है, या आरए का जॉइंट मिल सकता है, या टोफाई आपकी जैसे ही आप देखेंगे आप पिक कर लेंगे, इसमें कोई परेशानी वाली बात है। लेकिन एहतियातन आप नेल के नीचे 5-6 फाइंडिंग लिख लें जहाँ पे आपने नेल लिखा हुआ है। इसी तरह जहाँ पे आपने स्मॉल जॉइंट और रिस्ट लिखा हुआ ना, उसके नीचे लिख लें SLE, RA, सोरियासिस, सोराइसिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस और गाउट। बस आप इतना लिख लें, आपको पता चल जाएगा कि मैंने हैंड में ये देखा। ठीक है। और उसके बाद आपने जो स्किन देखी है तीसरे नंबर पे, स्किन किस लिए देखी? आपने उसकी कशिंग के लिए, कशिंग की देखी थी, पेपर थिक स्किन होगी, हाइपोथायराइड के अंदर किस तरह की होगी, थिक होगी, और स्क्लेरोडर्मा के अंदर हार्ड होगी। बस उसके नीचे लिख दें स्क्लेरोडर्मा थायराइड कशिंग, इसके लिए आपने स्किन देखी है या डिहाइड्रेशन के लिए देखी। सो पहला स्टेप, डॉर्सम नेल देखा, स्मॉल जॉइंट्स विद रिस्ट देखी, और स्किन ऑफ द आर्म्स देखा। दूसरे नंबर फिर आपने क्या कि उसके हाथ को उल्टा किया, पाम्स देखे। पाम्स में आपने क्या देखा? उसका थिनार और हाइपोथिनार एमिनेंस वेस्टिंग के लिए, और साथ ड्यूपिट्रेन कॉन्ट्रैक्चर। पाम्स देखे किसके लिए? स्वेटिंग के लिए और पैलर के लिए, दो चीजें होंगी। तीसरे नंबर पे उसकी क्रीसेस देख ली। बस ये 3 स्टेप किए और पूरा लुक मारेंगे, कोई भी चीज होगी आपको मिल जाएगी उसकी। अगर जो है एक डेक्टेलिया, हाइपोडेक्टेलिया, एक डेक्टेलिया कम है, या 6 फिंगर है, तो वो भी आप पिक कर लेंगे। बस आपने सिर्फ हाथ को देखना है गौर से, और कुछ नहीं। बस अपनी ये कमांड अपने आप अपने जहन में रख लें। जैसे अभी एक एग्जामिनेशन ऑफ हैंड के 2 पार्ट अभी हमने किया, अब तीसरा पार्ट क्या? जब ये आप 3 चीजें कर लेंगे, उसके बाद ये देखने के बाद पेशेंट को कहेंगे कि अपने हाथ को ऐसे करें, ट्रेमर्स देखें, उसके बाद आपने कहा ऐसे करें, फ्लैपिंग ट्रेमर्स देखें। सो 3 पार्ट आपने देख लिए, ठीक हो गया। एग्जामिनेशन ऑफ हैंड्स में मैंने यही लिखा हुआ है, डॉर्सम, डॉर्सम के नेल, स्मॉल जॉइंट्स एंड रिस्ट, एंड स्किन ऑफ द आर्म्स। किस किस चीज के लिए देखना है वो नीचे लिख लेना है आपने। ये आपको बाद में नहीं याद आना, ये मेंशन करें, इसको बार बार बोलें, और डिफरेंट कलर में लिखें कि ये मेरा मेजर पोर्शन है, 3 चीजें मैं देखूंगा, इन तीनों में जो, क्योंकि आपका ब्रेन जब आप देखेंगे, आपका ब्रेन कहेगा कि बस रूमाटाइड हैंड है, पिक कर लो आप, इन्फ्लेमेटरी जो है बस आपने ये पिक कर लेना, या वो कहेगा थिक स्किन है, स्क्लेरोडर्मा, पिक कर लो। बस वो आपके जहन के अंदर फाइंडिंग चली जाएगी। ठीक है। ये स्कीम आपने आपकी पहले बनी पड़ी होगी, ब्रेन कमांड देगा आपकी आंखों को कि इन 3 चीजों को देखो, और आपकी आंखें इन 3 चीजों में से जो जो आपने टिक पहले लिखी हुई है उसमें से पिक करके आप अपने ब्रेन को वापस देंगे, और आपको पता मेरी ये फाइंडिंग है इसमें। ठीक हो गया। उसके बाद आपने पाम्स देखा, वही 3 स्टेप जो मैंने आपको बताया, थिनार, हाइपोथिनार विद ड्यूपिट्रेन कंट्रैक्चर, और स्वेटिंग विद पैलर, और जो है ना अपना इसमें जो है वो हाइपर पिगमेंटेशन, एड्रीनल फेलियर या एडिसन डिजीज के लिए हम देखते हैं। ठीक है। तो पामर क्रीजेस फॉर एड्रीनल इनसफिशिएंसी या एंडोक्राइन के लिए हम देखते हैं। तो इसी तरह आपने 3 चीजें लिख लेनी, डॉर्सम, पामर। पहले आपने डॉर्सम देखा, पामर देखा, ट्रेमर्स देखे, और फ्लैपिंग ट्रेमर्स देखे। तो आपका हैंड का एग्जामिनेशन, बोथ हैंड्स, लफ्ज ऐसे लिखना, बोथ हैंड, दोनों हैंड को देखना। जब हैंड देख लिए फिर आपने देखनी है बोथ पल्सेस, पल्स देखनी है दोनों, रेडियल पल्स। 2 चीजों पे फोकस करना है, टैकी है या ब्रेडी, एक चीज पिक कर लें, रेगुलर है या इरेगुलर आप पिक कर लें, बस। इससे ज्यादा आपने कोई एग्जामिनेशन नहीं करना। उसके बाद है एक्सपोज द बोथ लिम्स अप टिल एक्सिला, ऊपर से दोनों तरफ के दोनों लिम्स को आपने एक्सपोज करना है, इस तरह रखना है और उल्टा करके देखना है। अब देखना क्या आइज ने, आइज को बताना भी तो है ना, वो आइज देखेगी तो सही। कई चीजें तो आप खुद ही पिक कर लेंगे, जैसे मिसाल के तौर पे कोई सीवीपी लाइन लगी हुई है वो आप देख लेंगे, कोई फेस्टूला बना हुआ है वो आप देख लेंगे, कोई ब्रूजेस है, रैश है वो आप देख लेंगे। अगर कोई रिस्ट ज्वाइंट टेंडर है, जब आप उल्टा करके देखेंगे तो वो आपको पता चल जाएगा कि वो आपको मिल जाएगा। आर्म पिट देखेंगे, कोई डिस्चार्जिंग साइनस है नीचे, अगर वो लिम्फ नोड पड़ा हुआ है तो वो आपको पता चल जाएगा। एंकंथोसिस निग्रिकेंस है तो वो आपको पता चल जाएगा। तो यही फाइंडिंग आपने लिख लेनी, एक्सपोज बोथ लिम्स अप टू द एक्सिला। आगे वही आपने जो है ना देखे, फिस्टूला, सीवी लाइन, रैश, डिस्चार्जिंग साइनस, एकेंथोसिस निग्रिकेंस, ये एक दफा लिख लें। आपके ब्रेन को सिर्फ ये कमांड याद होगी, एक्सपोज द बोथ लिम्स अप टू द एक्सिला। आप जब एग्जामिनेशन कर रहे होंगे, क्योंकि आपको ये चीज याद होगी, तो जैसे ही आप एक्सपोज करेंगे बाकी फाइंडिंग खुद आपको पता लगा, वो मेरी ये उस स्कीम में ना ये चीजें लिखी हुई थी, अब ये तो इसको रैश पड़ा हुआ, कौन सा है वो अलग बात है, वो आपको वहां पिक हो जाएगा, वो कोई मसले वाला। लेकिन ये होगा कि आपको रैश है, फिर आपको एकेंथोसिस निग्रिकेंस भी पिक हो जाएगा, आपसे डिस्चार्जिंग साइनस भी पिक हो जाएगा। तो बस आपने ये सिर्फ इसके लिए किया, ठीक हो गया। तो अब आप जो है ना बोथ पल्स आपने एक्सपोज किया, बोथ लिम्स को अप टू द एक्सिला, और ये वाला पोर्शन आपका पूरा। अगला स्टेप है एग्जामिन द एक्सिला एंड इंग्वाइनल रीजन फॉर लिम्फ नोड।
ये साथ ही करना है, यानी कि एक्जिला और इनग्वाइनल रीजन ये इकट्ठे करना है लिम्फ नोड का। बस ये आपने अपनी स्कीम ऐसे मान, कोई मिस ना हो जाए। कई दफ़ा जब बंदा ऊपर से नीचे आता है ना, ये चीज़ें मिस कर जाता है। तो लिम्फ नोड को इकट्ठा देखना है। तो आपने उसके साथ हाथ मिलाया, लेफ्ट हैंड से ये वाला एक्जिला देखा, उसके बाद उसके इंटीरियर पोस्टीरियर एपिकल देखे, इस तरह लेफ्ट हैंड मिला के आपने उसका जो है फिर एक्जिला देखा। ये मेथड मैं आपको नहीं बता रहा कि ये आपने खुद करने, और आपको ये आते भी हैं, बच्चे इसमें गलती नहीं करते, सिर्फ भूल जाते हैं। तो सिर्फ लिखवाने का मकसद यही है, आपने सिर्फ एक्जिला और इनग्वाइनल लिम्फ नोड्स जो है ना ये इकट्ठे देखने, उसके बाद ये स्टेप करना है। अब नोट क्या करनी है, ब्रेन को ये भी आपने कमांड देना कि लार्जेस्ट वन कौन सा, टेंडर है या नॉन टेंडर है, रबरी है या हार्ड है, मेटेड विद डिस्चार्जिंग साइनस है या नॉन मेटेड है। ये 4 फाइंडिंग है, तो ये आपने लिख लेनी है। लार्जेस्ट वन कौन सा है, टेंडर है या नॉन टेंडर है, मेटेड विद डिस्चार्जिंग साइनस है या नॉन मेटेड है, हार्ड है या रबरी है। ये 4 फाइंडिंग जो आपको लिम्फ नोड मिले हैं, ये 4 फाइंडिंग अपने ब्रेन को वापस, ब्रेन आपको सिर्फ ये वाली रेड साइन देगा कि भाई एक्जिला और इनग्वाइनल में लिम्फ नोड देखें। आपके ये हैंड ये 4 फाइंडिंग देख के वापस सिग्नल भेजेंगे कि भाई ये चीज़ याद कर लो। शॉर्ट केस ऐसे तैयार होता है। ठीक हो गया जनाब। तो अब हम 9th नंबर पे पहुंच गए। हमने एक्जिला भी देख लिया, एक्जिलरी लिम्फ नोड और इनग्वाइनल लिम्फ नोड। अब इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाएगी फेस। ठीक है जी। फेस में जनरल लुक हम पहले देख चुके हैं, तो जनरल लुक हमारा डिसाइडेड है कि कौन सा फेशिस है। हमें एंडोक्राइन, रूमा, जो भी उन पांच फेसिस में से जो भी फेस है वो हम पहले डिसाइड कर चुके हैं। अब हमने जो फेस की चीज़ें रहेगी मोटी मोटी वो देखनी है। सबसे पहले है आई का एग्जामिनेशन। ठीक है, आई में आपने 4 चीज़ें देखनी है। 4 चीज़ें, सबसे पहले क्या देखना है, आपने देखना है अपर आईलिड। अपर आईलिड रिट्रैक्टेड है या टोसिस है, एक फाइंडेड पिक कर लेनी है, या नॉर्मल भी हो सकता है। ठीक है, रिट्रैक्टेड है या टोसिस है या नॉर्मल लुकिंग है। आईज के अंदर सबसे पहले अपर लिड टोसिस है या रिट्रैक्टेड है, इन दोनों में से एक, या नॉर्मल है, एक चीज पिक कर ले। दूसरा, उसके ऊपर अपर आईलिड के ऊपर ज़ेंथलिज्मा या कोई रैश जिसको हम हेलियोट्रैप रैश कहते हैं वो है या नहीं है। बस ये आपने पहले आपने उसका देखा लिड कि उसका आईलिड की पोजीशन क्या है, और उसको कहना आई क्लोज करे, वो आई क्लोज करेगा तो आपने देखा उसके ऊपर रैश या ज़ेंथलिज्मा तो नहीं है। बस आपका अपर आईलिड का, आई का जो पहला पार्ट है वो पूरा हो गया। यही मैंने लिखा है, आईज अपर लिड टोसिस आर रिट्रैक्टेड, ज़ेंथलिज्मा और हेलियोट्रोपिक रैश। ठीक हो गया। उसके फौरन बाद आपने देखनी है प्यूपल, और सिर्फ ये डिसाइड करना है डायलेटेड है या कंस्ट्रिक्टेड है या नॉर्मल साइज। प्यूपल कंस्ट्रिक्टेड और डायलेटेड, इनमें से कोई एक चीज। ब्रेन आपको ये बताएगा कि भैया आपने अपर लिड देख लिया, अब आप प्यूपल देखें। आपने देख के बताना कि कंस्ट्रिक्टेड है या डायलेटेड। ठीक हो गया। प्यूपल के बाद ब्रेन आपको कहेगा कि इसका लोअर कंजक्टाइवा देखें। अब आपने उसका लोअर कंजक्टाइवा देखा तो उसमें सिर्फ पैलर पिक होता है, पैलर है या नहीं है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने देखना उसका सक्लेरा, यानी कि मेरे हाथों को देखें, वो इधर आई देखा तो ये वाइट आपका नजर आना शुरू हो गया, या इस तरफ देखा आपने वाइट, जो वाइट आई है उसमें देखें कि उसको जॉन्डस है या नहीं है, रेड आई के साइन है या नहीं, जैसे सेक्लेराइटिस, एपिसेक्लेराइटिस, कंजक्टिवाइटिस, रेड आई के साइन। तो 2 चीजें पिक करनी कि जॉन्डस है या नहीं है, और रेड आई के साइन है या नहीं। तो ये 4 चीजें अपने आई में देखनी। क्या चीज, लिड कैसा है, झुका हुआ है यानी कि टोसिस है, या रिट्रैक्टेड है या नॉर्मल लुकिंग है। उसके ऊपर कोई 2 फाइंडिंग, ज़ेंथलिज्मा और हेलियोट्रोपिक रैश तो नहीं है। प्यूपल का क्या साइज है, कंजक्टाइवा कैसा, ये लोअर कंजक्टाइवा कैसा, और सक्लेरा कैसा है। बस ये 4 चीजें, उनकी फाइंडिंग आगे आपने लिख लेनी है जैसे मैंने लिखी हुई है। ठीक हो गया जी। तो ये आपका आईज कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपका नोज है, नेजोलेबियल फोल्ड है, और लिप्स है। ये यूजुअली ये जो तीनों चीजें ना लुक के अंदर कवर हो जाती हैं, लेकिन आपने एक नजर मार लेनी है कि कोई चीज मिस ना हो जाए। ठीक है जी। आई एग्जामिनेशन, नोज एग्जामिनेशन, नेज और लिप्स, तो ये आपने देख लेना, बाकी ये फेसेस में कवर हो जाता है। उसके बाद आपने करना है उसका ओरल कैविटी का एग्जाम। ओरल कैविटी में क्या, आपने ओरल कैविटी जैसे देखनी है, सबसे पहले उसकी गम, आप टीथ देखेंगे, हाइजीन का पता चल जाएगा, हाइपरट्रॉफी ऑफ गम्स देख लेंगे। उसके बाद उसको माउथ ओपन कराएंगे, टंग नजर आएगी, या बीफी होगी या स्ट्रॉबेरी होगी, या उसके ऊपर कोई अल्सर्स होंगे। तो वही आपने चीज़ें लिख लेनी है कि बीफी या स्ट्रॉबेरी टंग, और टीथ की हाइजीन। और उसके बाद ये म्यूकोजा देखेंगे, उसके ऊपर आपको क्या मिलेगा, ओरल अल्सर मिल सकते हैं, कैंडिडियासिस मिल सकता है, या एड्रीनल एडिसन वाले हाइपर पिगमेंटेशन मिल सकती है, वो आपने नोट कर लेनी। और पीछे बैक साइड पे फेरिंक्स के ऊपर देख लेना कोई कैंडिडियासिस वगैरह तो नहीं है, कोई हाइपरट्रॉफी तो नहीं है,
जो कि लिम्फोमेटस डिसऑर्डर्स में हो जाती है। तो बस यही आपने लिखना है ओरल कैविटी में। टंग कैसी है, टीथ कैसे हैं, ओरल अल्सर, थ्रश, पिगमेंटेशन है या नहीं है, फेरिंक्स एंड टॉन्सिल्स कैसे हैं, इसी तरह आपने स्कीम में लिखना है। ठीक हो गया। तो ये फेस पूरा हो गया। तो फेस की चीजें क्या हो गई, 3 चीजें, आई की 4 चीजें, नोज, नेजोलेबियल फोल्ड और लिप्स हो गई, दूसरा पार्ट हो गया, और तीसरा पार्ट ओरल कैविटी एग्जामिनेशन, फेस पूरा हो गया जनाब। लेकिन आपने लिखना है। जब मेरी वीडियो को दरमियान में स्टॉप करते जाएं, मैं तेज इसलिए बोल रहा हूं ताकि जल्दी जल्दी वीडियो खत्म कर दूं, और ये आपको पता है ये सारी चीजें। मेरा मेरा जो आपको मैसेज है वो सिर्फ एक स्कीम लिखवाना है, एक ऐसी स्कीम जो आपको मेथड करने के दौरान ये ना टेंशन हो कि यार मैंने अगला कौन सा स्टेप करना है। स्टेप आपका ब्रेन खुद लाइट भेजे कि ये स्टेप है। वो आप सोया हुआ वो आप लोग इस तरह आपने याद करना है कि आपको सुला के भी उठाए ना, और मैं कहूँ फेस एग्जामिन करो, तो आप बिल्कुल ऐसे ही पहले आइज देखें और उसकी 4 चीजें पूरी करें, फिर ये 3 चीजें नोज और लेजोलेबियल फोल्ड पर रोल करें, यानी कि आप वही स्कीम अपना लगाएं। आपको ये टेंशन, आपका सिर्फ ये कि मैं देखूं और वापस सिग्नल भेजूं कि भी ये फाइंडिंग है। तो ये आप साथ के साथ लिखते जाएं और एक दूसरे को बोलते जाएं। जहां पे मैं रोकूं, यानी कि यहां तक पूरा हो गया, पीछे वाला सारा आप रिपीट करें और लिखते जाएं साथ के साथ। और जो जो मैं ऑप्शन बता रहा हूं यही फाइंडिंग है। जब आपने बताना ना, अभी मैं बताऊंगा कि हम अभी मॉक केस भी करेंगे, तो उसमें हमने यही बताना कि ऑन एग्जामिनेशन ऑफ फेस माय पेशेंट इज हैविंग टोसिस विद कंस्ट्रिक्टेड प्यूपल एंड अदरवाइज पैलर इज नॉट देयर एंड नॉट हैविंग जॉन्डिस। ठीक है। तो ऐसे ही हमने यही इन्हीं में से जो फाइंडिंग बतानी है, बस हमने ये चीजें पिक करती जानी, तो हमें बोलना भी आसान हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये लिखते जाए सारा कुछ। उसके बाद आप जैसे फेस से निकलेंगे तो अगली चीज है नेक। जीपी में नेक को सिर्फ ऑब्जर्व करना है, इसमें कुछ भी नहीं है। आपने से कहना है जी घूंट निकले, थायराइड है या नहीं है। अच्छा जी। उसके बाद आपने सिर्फ नेक को थोड़ा सा साइड पे करके नेक वेन्स इनगॉर्ज्ड हैं, जेवीपी रेज्ड है या नहीं है, लिम्फ नोड को बड़ा बड़ा या कुछ स्वेलिंग नजर आ रही है या नहीं आ रही। बस 3 चीजें देखनी है आपने, जेवीपी या नेक वेन्स इनगॉर्ज्ड है या नहीं है, थायराइड इनलार्ज है, मूविंग है या नहीं है, लिम्फ नोड्स नजर आ रहे हैं या नहीं है। पाइलपेट नहीं करना, वो बैक से करेंगे, सिर्फ आपने नेक को ऑब्जर्व करना। ठीक हो गया। अब हमने जब नेक ऑब्जर्व कर ली तो अब हम आ गए हैं चेस्ट के ऊपर। जीपी का चेस्ट कर रहे हैं, आप रेस्पिरेटरी नहीं कर रहे। अब जीपी के चेस्ट के अंदर सिर्फ 3 चीजें देखनी है। आप क्या देखना है, गायनेकोमेस्टिया एंड स्पाइडर नेवाई। गायनेकोमेस्टिया यूजुअली हम मेल में देखते हैं, स्पाइडर नेवाई ये आप आदत बना लें। जैसे ही चेस्ट पे जाएं आप देखें पेशेंट को गायनेकोमेस्टिया है या नहीं, और कुछ स्पाइडर नेवाई या कोई रैश वगैरह चेस्ट पे नजर तो नहीं आ रहे। और एक मेथड करना जिसे हम कहते हैं स्टर्नल टेंडरनेस, बस। तो चेस्ट के अंदर ऑब्जर्व फॉर गायनेकोमेस्टिया, स्पाइडर नेवाई एंड स्टर्नल टेंडरनेस, मैंने यही चीजें लिखी हुई। तो ये आपने ऐसे 2 एरो बना के लिखने हैं। ठीक हो गया जी। उसके बाद एब्डोमेन आपने छोड़ देना है, सिर्फ एक लुक मारनी है कि कोई रैश वगैरह तो नहीं है, और इनग्वाइनल रीजन छोड़ देने हैं। और आपने लोअर लिम्ब को एक्सपोज करना है, बोथ लोअर लिम्ब, एक्सपोज बोथ लोअर लिम्ब एंड एग्जामिन। अगला स्टेप ये है। अब देखना क्या है, आपने जब एक्सपोज कर लिए तो सबसे पहले दोनों नी ज्वाइंट देखें, दोनों एंकल ज्वाइंट देखें, स्वेलिंग टेंडरनेस तो नहीं है। ठीक हो गया। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, पिटिंग एडीमा या नॉन पिटिंग एडीमा है या नहीं है। अक्सर बच्चे भूल जाते हैं, वो सिर्फ देखते हैं पिट नहीं बनी तो कहते हैं एडीमा नहीं है। बात का तो नॉन पिटिंग एडीमा होता है और वो बड़ा माइल्ड सा होता है थायराइड के केस। तो बस आपने ये लिखना है। तो पहली चीज क्या होगी, नी एंड एंकल ज्वाइंट की स्वेलिंग। दूसरे नंबर पे है कॉफ स्वेलिंग, डीवीटी के लिए, बेकर सिस्ट के लिए, सेलुलाइटिस के लिए। तो आपने यानी कि नी और एंकल ज्वाइंट देख लिया, उसके बाद फिर आपने काफ को देखा कि उसकी कुछ स्वेलिंग तो नहीं है, और उसकी ऑप्शनें लिखी हुई हैं, या डीवीटी होगी या सेलुलाइटिस होगा या बेकर सिस्ट होगा। ठीक है। और एडीमा पिटिंग है या नॉन पिटिंग है, नहीं है तो कोई मसले वाली बात नहीं। उसके बाद आपने देखनी है डिस्टल पल्सेस, टोस का एग्जामिनेशन करना है और नीचे सोल्स देखने। ठीक हो गया। तो मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, लेग को अप टिल द मिड थाई एक्सपोज करें, दोनों नी ज्वाइंट देखें, स्वेलिंग और टेंडरनेस है, दोनों एंकल ज्वाइंट देखें, स्वेलिंग और टेंडरनेस है, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, उसके काफ के अंदर कोई स्वेलिंग है, लाइक डीवीटी, लाइक सेलुलाइटिस या कोई बेकर सिस्ट है तो पिक कर ले, नहीं तो कोई नहीं। उसके बाद आपने उसका देखना है पिटिंग एडीमा या नॉन पिटिंग एडीमा है या नहीं, डिस्टल पल्सेस आ रही हैं या नहीं, टोस का एग्जामिनेशन, उसके नेल्स का एग्जामिनेशन कैसा, और नीचे को आर्च, वो अल्सर या को हाई आर्च फुट है या नहीं है। बस ये आपने करना। तो जब आप ये वाला एक्सपोजर ऑफ बोथ लिम्ब करके ये 5 ही चीजें मैंने लिखी हुई हैं, ये जब आप लोअर लिम्ब का एग्जामिनेशन कर लेंगे तो फ्रंट से आपका जीपी कंप्लीट होगी।
फ्रंट से आपका जीपी कंप्लीट हो गया। अब आपने 3 सिस्टम को स्क्रीन करना है, सीवीएस, रिस्पिरेटरी, जीआईटी। पेशेंट अभी लेटा हुआ है, आपने उसको मूव नहीं किया, जीपी ही चल रही है, उसकी एक्सटेंशन में आप पहुंच गए, इसलिए मैंने लाइन लगा दी है, जीपी की फ्रंट से पूरा हो गया। अब आपने 3 सिस्टम स्क्रीन करने, स्क्रीनिंग ऑफ सीवीएस, जस्ट एपिक्स बीट देखनी है, ऑस्कल्टेट करना, को मरमर आ रहा है, एपिक्स बीट डिस्प्लेस्ड है, बस। ट्रेकिया देखनी है, सेंट्रल है या डिस्प्लेस्ड है, और 2 से 3 जगह पे इंटीरियरली और लेटरली आपने देखना कोई एबनॉर्मल साउंड्स या कोई प्लूरल डिफ्यूजन आ रही है या नहीं आ रही, जस्ट स्क्रीन। स्क्रीनिंग ऑफ सीवीएस, एपिक्स बीट, ऑस्कल्टेशन। स्क्रीनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ट्रेकिया और ऑस्कल्टेशन, स्पेशल एरिया जो है इंटीरियर और लेटरल। स्क्रीनिंग ऑफ जीआईटी, सिर्फ लीवर पैल्पेट करके देखना है, स्प्लीन पैल्पेट के देखना है कि हेपेटोमेगाली स्प्लीनोमेगाली है या नहीं है, शिफ्टिंग डलनेस, साइंस ऑफ फ्री फ्लूइड है या नहीं, अगर डिस्टेंडेड है तो फ्लूइड थे, बस। सो स्क्रीनिंग ऑफ जीआईटी इंक्लूड पैल्पेशन ऑफ लीवर एंड स्प्लीन एंड फ्री फ्लूइड, खत्म होगी बात, पूरा नहीं करना है, बस आपने सिर्फ देखना है स्प्लीन है, लीवर है, शिफ्टिंग डलनेस है, खत्म हो। अब आपका फ्रंट से सारा जीपी कंप्लीट हो गया, ठीक है। और सॉरी, मैं इसमें जो है ना वो एक चीज भूल गया हूँ कि स्क्रीनिंग ऑफ सीएनएस वो भी आपने करनी है इसके अंदर ना, तो वो हम लिख लेते हैं। ठीक है जी। स्क्रीनिंग ऑफ सीएनएस कैसे करते हैं, आप पेशेंट को कमांड देते हैं जी अपनी दोनों टांगे उठाएं, इकट्ठी करें, पेट के साथ लगाएं, दोनों बाजू ऊपर करें, सीने के साथ लगाएं, इसे हम कहते हैं मूव द लिम्स प्लस प्लांटर्स। और आपने देखना उसके प्लांटर्स अप गोइंग या डाउन होंगे, ठीक है जी। तो स्क्रीनिंग ऑफ सीएनएस आपने कैसे करना है, मूव द लिम्स ऊपर करें, इकट्ठे करें, सीने के साथ लगाएं और प्लांटर्स, बस ये स्क्रीनिंग। उसके बाद आपने पेशेंट को बैठाना है। अब अगर आपको वहां पे लगा कि इसकी नेक वेन्स इनगॉर्ज्ड है, अगर आपको लगता है कि जेवीपी होना चाहिए और उनको कार्डियो के मरमर आ रहे हैं, अगर आपको लगता है तो मेक द पेशेंट सिट एट 45 डिग्री, अगर नीडेड है, जो कि लेस लाइकली है। लिख लेना आपने ऐसे, मेक द ये लाइन लगा के, मेक द पेशेंट सिट 45 डिग्री इफ जेवीपी एग्जामिनेशन नीडेड, अगर चाहिए तो लगा बैठा लें, नहीं तो आपने सिट पेशेंट को बैठा के और उसको बैक एग्जामिन करना है, बस आपने फिर बैक से जो चीजें आपकी रह गई आपने वो करनी। बैक से क्या रह गया, सबसे पहले एग्जामिनेशन ऑफ नेक, ये जो है ना सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड, सर्वाइकल इंटीरियर पोस्टीरियर, सुप्रा क्लेविकुलर, ये आपके रह गए थे। थायराइड रह गया था, उसकी पैल्पेशन रह गई थी, बस। तो ये आपका होगा। उसके बाद पोस्टीरियर एक्सिलरी लिम्फ नोड, तो आपने ये लिम्फ नोड और थायराइड का एग्जामिनेशन पूरा किया। उसके बाद कहना है क्रॉस बनाओ और आपने पूरी नेस्ट जो सुप्रा इंटर और इंफ्रास्कैपुलर एरिया ऑस्कल्टेट करने हैं, बस आपको पता चल जाए कोई एफ्यूजन वगैरह तो नहीं है और कोई एबनॉर्मल साउंड्स तो नहीं है, बस आपने ये पिक करना है। उसके बाद है स्पाइन का एग्जामिनेशन, कुछ स्पाइन की डिफॉर्मिटी, स्पाइनल टेंडरनेस, सैक्रल एडिमा, यही मैंने चीजें लिखी हुई हैं। एग्जामिनेशन ऑफ बैक में कंप्लीट द नेक एग्जाम, थायराइड पैल्पेट करें, लिम्फ नोड पैल्पेट करें, वही सब मैंडिबुलर, सर्वाइकल और पोस्टीरियर एक्सिल जो रह गए थे, और ऑस्कल्टेट द चेस्ट, यानी कि जो हमारा पीछे वाला बैक में से ऑस्कल्टेशन है, बस आपने वो करनी है, कोई बाकी परकशन ये वो कोई टाइम नहीं। एग्जामिनेशन ऑफ स्पाइन, फॉरन स्पाइन की कोई डिफॉर्मिटी आपको नजर आ रही है, ठीक है, तो अगर कोई आ रही है तो वो आपने पिक करनी है। और स्पाइनल टेंडरनेस, जैसे काइफोस्कोलियोसिस है या टीबी स्पाइन की कोई आपको वो नजर आना शुरू हो गया तो वो आपने देख लेना है, और स्पाइन टेंडरनेस है या नहीं है, बस पूरे स्पाइन को ऐसे देख लेना है कि कहीं हल्का सा कहीं से आपको टेंडर, ये पेन नहीं करना, अगर आपको लग रहा है तो बस आपको बताना कि यहाँ से हाथ लगाने से पेन तो नहीं हो रहा मेरे, पहले ये नहीं कि बहुत पेनफुल ना आपने कर देना, तो स्पाइन टेंडरनेस देखनी और सैक्रल एडिमा देख लेना। तो ये आपका शॉर्ट केस जीपी का पूरा हो गया। ये मैंने स्टार लगाया हुआ है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, कवर एंड थैंक्स टू पेशेंट, ये वाला कवर एंड थैंक्स टू पेशेंट, तो ये चीज आपने जरूर करनी है। ठीक हो गया जनाब। तो अब मैं इसको दोबारा आपको बोल के बताता हूँ ये स्टेप्स, और फिर आपको बताता हूँ ये स्टेप्स आपको ऐसे ही याद होने चाहिए। मेरा बार बार बोलने का मतलब, मैं आपको जो बार बार कहता हूँ इसको लिखें इसको लिखें, वो इसीलिए है कि आपको ब्रेन को आपने सिखाना है, ब्रेन को आपने ये चीज़ बतानी है कि जब मैं एग्जामिनेशन करूँगा स्टेप्स आपको वो बताएगा, आपका फोकस सिर्फ फाइंडिंग पिक करना होगा।
उसके बाद जब आपने फाइंडिंग पिक कर ली है तो आपका फोकस इसी तरह, मैं अभी आपको बोल के बताऊंगा कितना आसान हो जाता है बोलना। अब आपको वो टेम्पलेट खुद ब खुद बनता जाएगा कि आपने फाइंडिंग बोलनी कैसे, वो अभी हम उसकी तरफ जाते हैं। एक दफ़ा मैं ये सारा रिपीट करके बताता हूँ ताकि आपको पता चले आपने जीपी में क्या करना। तो जीपी में जनाब पहली चीज़ ये है, सबसे पहले लिसन द कमांड। जो मैंने आपको 4 कमांड्स बताई हैं उनमें से कोई एक कमांड लिसन करनी है। दूसरे नंबर पे है इंटरेक्शन विद द पेशेंट, यानी कि इंट्रोडक्शन एंड कंसेंट। उसकी 3 चीज़ें पूरी करनी है आपने। इंट्रोडक्शन एंड कंसेंट की मिसाल के तौर पे उसमें क्या क्या आपने अपना तारुफ कराना है, उसका तारुफ लेना है, फीमेल के जो जुमले लिखने हैं कि अगर फीमेल आ गई है उसको बताना है कि मैं एक्सपोज करूँगा उसको, कोई अगर हेल्पिंग स्टाफ चाहिए वो बुलानी है, और उसमें जो भी ट्रबल शूट है वो उर्दू में आपने लिख लेनी है। और तीसरे नंबर पे उस पर आस्क करना है कि कोई एरिया आपका टेंडर पेनफुल है तो वो मुझे बता दें। ठीक है, तो 2 स्टेप पूरे। सो कमांड लिसन कर ली आपने, इंट्रोडक्शन एंड कंसेंट ले ली, प्रॉपर पोजीशन एंड एक्सपोजर कर लिया, ये 3 स्टेप पूरे हो गए। चौथे नंबर के ऊपर है जनरल लुक ऑफ द पेशेंट अकॉर्डिंग टू जीपी। उसकी 4 चीज़ें देखनी है। ये 4 चीज़ें हर शॉर्ट केस में आपने देखनी है। ये जनरल लुक ऑफ जीपी, जनरल लुक ऑफ रिस्पिरेटरी, जनरल लुक ऑफ सीएनएस, उसमें यही 4 चीज़ें आनी है। ठीक हो गया। तो वो 4 चीज़ें क्या क्या है, आपने सबसे पहले देखना है कि पेशेंट की एज कौन सी है, वो बेड के अंदर कैसे लेटा हुआ। नंबर 2, उसके साथ एसेसरीज कौन सी लगी हुई है। नंबर 3, उसकी ये टेम्पोरल देख के और लिम्स देख के गुड न्यूट्रिशनल स्टेटस है या एमेसिएटेड है, हाइड्रेशन उसकी वेल हाइड्रेटेड है या डिहाइड्रेटेड है, क्लब्ड और सायानोज्ड है या नहीं है। तीसरे नंबर पे ये 3 चीज़ें देखी, ये तीनों हर जगह ही तकरीबन कॉमन। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ है जीपी की कि उन 5 फेसेस में से कौन सी फेसेस हैं आपके पेशेंट की। अगर हैं तो ठीक है, नहीं है तो नहीं, लेकिन 80% चांस होगा कि जीपी में आपके ये 5 फेसेस में कोई फेस होगा। कौन कौन सा फेस? एंड ऑर्गन डैमेज वाला फेस, एंडोक्राइनोलॉजिकल फेस, और रूमाटोलॉजी या थैलेसीमिक फेस, न्यूरोलॉजिकल फेस, और 5वें नंबर के ऊपर जो है वो क्रोमोसोमल स्लैश कंजेनिटल सिंड्रोम का जो है ना वो फेस हो सकता है। और उसके जुमले आपको लिखे हुए हैं, ब्रेन खुद ही बताएगा कि ये जुमला आपने बोलना है। तो यहाँ पे अपने फेस आप जो स्पेशल फेसेस का नेम है कि ये कशिंग आइड है वो आखिर में बोलना है, आपने सिर्फ जुमला याद रखना है कि उसके फीचर्स याद रखने। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें जब आपने कर ली, उसके बाद फिर आपने स्टार्ट करने हैं वाइटल्स। तो मैंने बताया बीपी और टेम्परेचर जरूर कर लें अगर आपको जीपी के कमांड मिली, और जल्दी जल्दी करना है उसको, टाइम ना वेस्ट हो। अगर आपको लगे टाइम वेस्ट हो रहा है तो आप उसको मिट भी कर सकते हैं, नहीं तो बीपी और टेम्परेचर आपने कर। जब वाइटल्स हो गए तो एग्जामिनेशन ऑफ बोथ हैंड्स, बैक से 3 चीजें, नेल्स, ज्वाइंट्स, रिस्ट और स्किन, और पामर सरफेस से थाइनार, हाइपोथिनार प्लस डुपिटन कॉन्ट्रैक्चर, स्वेटिंग प्लस जो है वो अपना पैलर, और आखिर में जो है पामर क्रीसिस की जो है ना हाइपर पिगमेंटेशन एड्रीनल वगैरह के लिए वो आपने देखनी है। सो एग्जामिनेशन ऑफ बोथ हैंड हो गया, उसके बाद एग्जामिनेशन ऑफ बोथ पल्सेस हो गया, उसके बाद एक्सपोजर ऑफ द लिम्स एंड ऑब्जर्व सीवीपी लाइन, फिस्टुला और एक्जिला के अंदर आपने देखना है को स्पेशल फाइंडिंग डिस्चार्जिंग साइनस वगैरह कैंप्स। तो ये आपका होगा। उसके बाद आपका स्टेप है पैल्पेशन ऑफ लिम्फ नोड, एक्सिलरी प्लस इनग्वाइनल। ठीक हो गया। उसके बाद आपने चले जाना फेस के ऊपर। तो फेस के ऊपर सबसे पहले क्या चीज़ है? आई एग्जामिनेशन। आई के 4 पार्ट है। कौन कौन सा पार्ट है? आपने उसकी प्यूपल को देखना है, उसके अपर लिड को देखना है कि ऊपर रिट्रैक्टेड है या उसका जो है वो जो है ना नॉर्मल लुकिंग है या उसका टोसिस है। और उन लिड के ऊपर को फाइंडिंग है जैसे कि लॉस ऑफ आईब्रो है या कोई जेंथलिज्मास है या कोई हेलियोट्रॉप रैश है। उसके बाद आपने उसकी प्यूपल का साइज देखना है, नॉर्मल है या जो है ना डायलेटेड है। उसके बाद आपने उसका लोअर कंजक्टिवा देखना है, बस क्लियर देखना, उसकी फाइंडिंग मैंने आपको लिखवा दी। उसके बाद आपने नोज, नेजोलेबल फूड और लिप्स देखने। उसके बाद ओरल कैविटी का एग्जामिनेशन करना, वो टीथ है, फेरिंग्स है और म्यूकोजा है, वो मैंने आपको चीज़ें लिखवा दी। जब ये देख लेंगे तो उसको अपने चेस्ट के ऊपर आ जाना है। चेस्ट के ऊपर 3 चीज़ें देखनी है, गायनेकोमेस्टिया और जो है वो अपना स्पाइडर नेवाई और स्टर्नल टेंडरनेस। ये 3 चीज़ें भूलनी नहीं है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने एब्डोमेन को छोड़ देना है, इनग्वाइनल को छोड़ देना है और लोअर लिम्ब को एक्सपोज करना है। और लोअर लिम्ब के अंदर फिर आपने 5 चीज़ें देखनी है। पहले ज्वाइंट देखने हैं, नी ज्वाइंट, एंकल ज्वाइंट। उसके बाद स्वेलिंग ऑफ कॉफ, डीवीटी वगैरह के लिए, बेकर सिस्ट के लिए। उसके बाद आपने एडिमा देखना है, पिटिंग नॉन पिटिंग या नहीं है। उसके बाद आपने डिजिटल पल्सेस देखनी है। उसके बाद पाँव के नेल्स और उसका सोल देखना है। ठीक हो गया। तो आप इस लेवल पे पहुंच जाए। उसके बाद चारों सिस्टम स्क्रीन करते हैं, सीवीएस, रिस्पिरेटरी,
GIT और CNS, वो मैंने आपको बता दिए कैसे से कहीं था। उसके बाद आपने बैक पे जाना है, और बैक से जो नेक का एग्जामिनेशन रह गया था वो ऑस्कल्टेशन ऑफ बैक और स्पाइन के एग्जामिनेशन, और उसकी 3 चीज़ें, स्पाइन डिफॉर्मिटी, स्पाइन टेंडरनेस, सैक्रल एडीमा। उसके बाद आपने पेशेंट को कवर कर देना है और थैंक्स बोल देना है। ये सारी चीज़ें आपने ऐसे ही लिखनी है जैसे मैंने बोल के आपको बताई हैं, आपने अपने दूसरे साथी को बतानी है। और ये सारी चीज़ें, और उसके बाद जो है ना, यानी कि पहले आप बार बार एक दूसरे पे करें ये मेथड कि मैं ये देख रहा हूँ, मैं अब ये कर रहा हूँ, मैं अब ये कर रहा हूँ, और उसके बाद बोल बोल के बताएं कि मुझे मेन्यू के अंदर ये चीज़ें मिल सकती हैं। यानी कि कि ये जो जनरल लुक ऑफ द पेशेंट है उसके 4 स्टेप कौन से हैं, और उनके आगे मुझे मेन्यू में क्या क्या चीज़ें हैं, मतलब एसेसरीज में क्या लिखना है, गुड न्यूट्रिशन में, तो ये सारी चीज़ें आपने बोल बोल के एक दूसरे को बतानी है। तो ये आपने कर लिया, जब ये याद कर लिया उसके बाद आपने करने हैं मॉक केसेस। मॉक केसेस क्या है, मिसाल के तौर पे आपने कमांड, आपने कहना कि आप मेरे ऊपर सारे ये मेथड करो जीपी का, और आखिर में ना आपको जो फाइंडिंग मिली है ना, तो आप फाइंडिंग यानी कि बताओ कि भी आपने ना बोल के बताना है मुझे, ठीक है, कि आप उसको कहेंगे कि आप, आपका जो कंपेनियन जो है ना आपके साथ मेथड कर रहा है, कि आपको जो फेस जो मिला है ना, फ़र्ज़ करें कि जनरल लुक ये सारी करने के बाद कि कशिंग गाइड फेस मिला है आपको, वो आपने बताना है, और वाइटल्स वगैरह आपने बताते जाना है, और बाकी आपने बताना है कि हैंड्स पे कुछ ख़ास नहीं मिला सिवाय पैलर के, और पल्सेस भी ठीक थी। लिम्स के एग्जामिनेशन के ऊपर ना आपको ब्रूजेस वगैरह मिल गए हैं जैसे कशिंग में होता है, वो आप बताएं। बाकी ये एक्सिलरी लिम्फ नोड वगैरह ठीक था। फेस के अंदर उसे बताएंगे जो आई एग्जामिनेशन में आप बताएंगे जी मुझे आप कैटरैक्ट वगैरह मिल जाता है कशिंग गाइड फेस में, तो वो आप उसे बताएंगे इसमें। और नेक के अंदर आप जो है ना कोई फाइंडिंग आपको जो मिलेगी, यानी कि कशिंग का एक केस है, उसको आपने जीपी में एक्सप्लेन करके बताना है, ठीक है। तो ये कमांड है, जहाँ जहाँ पे आपको फाइंडिंग मिलती है वो मुझे बताते जाएं। और चेस्ट के अंदर जो है ना आप बताएंगे मुझे ये रिस्पिरेटरी को जब स्क्रीन किया तो मुझे ऑस्कल्टेशन पे बायलेटरल वीज मिली है, मतलब COPD का पेशेंट है और उसको हाइड्रोजेनिक कशिंग हुई हुई है, तो कमांड उसको आपकी दे दिया कि डू द जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन और प्रोसीड, यानी कि कशिंग को जीपी से डायग्नोज करना है, और उसकी फाइंडिंग इधर पड़ी हुई है। ये मेरा शॉर्ट केस भी था तो इसलिए मुझे कुछ याद भी। अब मैं आपको बोल के बताता हूँ कि आपने इसको बोलना कैसे है। तो आपने ये स्कीम अब याद कर ली। अब नेक्स्ट स्टेप होता है एक दूसरे के ऊपर बोल के ये कि ये मैं स्टेप करूँगा, और तीसरा स्टेप है कि आपने टेम्पलेट बनाने हैं टू स्पीक के मुख्तलिफ केसेस उसमें कैसे कैसे हैं उसको आपने वो बताना है। तो जी टेम्पलेट ऐसे मिसाल के तौर पे अब मैं आपको बोल के बताता हूँ जी, थैंक यू फॉर गिविंग मी कमांड टू एग्जामिन दिस पेशेंट who is middle age, sitting comfortable in the bed with IV line on the left hand, having a good nutritional status and normal hydration status. At present, not clubbed or cyanose. Patient faces look coarse faces, and as a patient is having uh, uh, a mole-like face with buffalo hump on the neck, and on examination of hand, there was no clubbing pallor, and there was the tremors was obvious tremor was there. Otherwise, flapping tremor was absent. On blood pressure was normal, 120/80, and patient pulse rate was approximately normal and regular. On examining the limb, I have found patient is having thin papery skin with bruises, and otherwise patient is not having palpable lymph node in the axilla or the inguinal region. Examination of the face showing the patient is having cataract in the left eye. Otherwise, normal looking upper eyelids and normal size pupils, and also there is no obvious jaundice or pallor. Oral cavity examination is also unremarkable. There is no obvious thyromegaly or lymph node, and GVP is not raised on the inspection of the neck. But neck seems, as I have told, the patient is having buffalo hump. There is no sternal tenderness, gynecomastia, or spider nevi.
On examination of the lower limb, patient is having only pedal edema. Otherwise, joint examination, distal pulse examination is unremarkable. On screening the other system, patient is having bilateral V's all over the chest, on the front as well as on the back. There is no hepatosplenomegaly or flea fluid in the abdomen, and patient is having non-focal neurological examination. And examining the spine is also normal. There is no spine tenderness. ठीक है. तो now my clinical impression is that patient is having Cushingite feature on general physical examination, Cushing disease, and on the background of chronic airflow limitation or COPD. So patient is having COPD with iatrogenic Cushing most probably, or COPD with having lung. Patient is having COPD with iatrogenic Cushing. So this is my final diagnosis. तो बस ये, तो आप ये देखें कि मैंने अब बड़े दिनों के बाद जो है ना ये चीज़ें जो मेरे टेम्पलेट्स हैं वो मुझे भूले हुए हैं. जस्ट मैंने इस स्कीम को अपने सामने रखा है, तो इस स्कीम से मेरे लिए जुमले बनाना आसान हो गए. ठीक है, तो आपने भी इसी तरह बोलना है बार बार. तो जितना आप ज़्यादा इन चीज़ों को बोलेंगे उतना आपके लिए बोलना आसान हो जाएगा. ठीक है, पहली दफ़ा मुश्किल होगी. जैसे मुझे अभी मेरा ख्याल था कि मैं शायद बड़ी फ्लुएंटली बोल लूँगा क्योंकि मुझे स्टेप याद है, लेकिन थोड़ा सा मसला हुआ. आई थिंक सो दिस माई प्रेजेंटेशन वाज नॉट एडिक्वेट. इसको मज़ीद बेहतर किया जा सकता है. तो आपने भी इसको बार बार बोल के स्कीम को बार बार अपने मॉक केसेस बनाने, अपने साथ वाले को कहना अच्छा जी चलो अब लिम्फ नोड का केस करते हैं. ऐसे करो कि आपने एग्जामिन किया पेशेंट को, तो उसको जो है ना लिम्फ नोड मिले हैं और आपको पैलर मिला है और स्टर्नल टेंडरनेस मिली है और स्प्लीन मिल गई है, इसको मुझे बोल के बताओ. ठीक है, तो अब मैं बल्कि कोशिश भी करता हूँ ज़रा बोल के कि शायद मैं बता सकता हूँ या नहीं बोलता. थैंक यू फॉर गिविंग मी कमांड टू एग्जामिनिंग दिस पेशेंट हु इज़ अ मिडल एज सिटिंग lying comfortable in the bed, having IV line on the right eye, emaciated है, patient is emaciated but having normal hydration status and not looking cyanosed or clubbed. General faces of the patient is unremarkable. On vital examination is unremarkable. There is nothing found significant on hand examination except pallor. That is also evident from the conjunctival examination. Patient is having palpable lymph node in axilla, cervical as well as in the inguinal region, in the all three region, and largest lymph node is of 3 into 4 centimeter into the left axilla. All the lymph nodes are non-tender and non-mated, and there is no discharging sinus overlying skin, and consistency seems to be rubbery. On inspecting the chest, patient is having sternal tenderness is positive, but there is no any sign of bruises or bleeding, obvious bleeding mark, and lower limb examination is unremarkable. I have found patient is having splenomegaly that is non-tender about 3 finger below onto the left costal margin. Otherwise, respiratory system examination unremarkable, spine examination unremarkable, patient is having non-focal neurological examination. So with these finding, lymph node pallor and sternal tenderness, my diagnosis is that patient is having lymphoma, other is the leukemia, or and other than hematological malignancy, patient is having disseminated TB with bone marrow infiltration. So this is my diagnosis. ठीक है जी, तो इस तरह आपने बोलने हैं, मॉक केसेस करने हैं, बार बार बोलना है, एक दूसरे का डिस्कस करना है. तो अभी मैंने इसमें इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट नहीं डाली क्योंकि जीपी के अंदर ना इन्वेस्टिगेशन मैनेजमेंट सिंपल सी होती है, कोई इतना मसला नहीं है. लिम्फोमा का वर्कअप बताना है, मैनेजमेंट बतानी है, तो ये सिंपल चीज़ें हैं. तो आपको अब मैंने सारी चीज़ें करके भी दिखा दी हैं, स्कीम को कैसे यूज़ करना है वो भी बता दिया है. तो जब आपने इसको याद कर लिया है, याद करके फाइंडिंग बताना आ गई है, आपने मॉक केसेस कर लिए हैं, तो अब जाएं वार्ड के अंदर, पेशेंट्स के ऊपर टारगेटेड अप्रोच करने से पहले अपने कुलीग को याद कराएं कि जी ये स्टेप है, वो वाला स्टेप याद करें और उसके बाद उसको कहें कि जी अब ये एग्जामिन करो, टाइम लगाएं. यकीन करें अभी आपको लग रहा होगा कि ये तो मुझे 10 मिनट लग जाएंगे. जब आप करने बैठेंगे ये स्कीम इतनी आसान है कि आप 4 मिनट के अंदर ये सारा कुछ कर लें, और हो सकता है आप इससे भी पहले कर लें क्योंकि ऑब्जर्वेशन इतनी स्ट्रांग हो जाएगी. और अब आप ये देखें कि मैंने सिर्फ ये स्कीम को सामने रखा हुआ, तो मैं आपको बोल के बता रहा हूँ. तो बोलना कितना आसान हो जाता है, बस आपने वो उस लिम्ब में जाना है
उस लिम्फ के अंग्रेजी के वर्ड बोलने, बार बार ये नहीं बोलना ऑन इंस्पेक्शन ऑन इंस्पेक्शन ऑन पाल्पेशन, बस जुमले चेंज करते रहना कि लिम्फ नोड आ गए तो लिम्फ नोड को तरतीब से बताना है, फेस आ गया जो सिग्निफिकेंट आ गया उसको पहले बता दें, बाकी को ऐसे बताएं कि पता चले कि ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं। ठीक है जी, तो मैंने थोड़ा सा तेज़ी से बताया, उम्मीद है आप इन चीज़ों को लिखेंगे, याद करेंगे, और इसकी मैं एक वीडियो साफ सी बना के आपको शेयर कर दूंगा, वो आपने लिख के बार बार बोलना है। तो मैसेज मेरा ख्याल है कि आप तक जो है ना वो शेयर हो गया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आपने कमेंट्स देने हैं, अगर कुछ इसमें आपके कमेंट से ये होता है कि अगर कुछ लगेगा तो मैं इसको हो सकता है मैं कुछ गलत हूँ, आपके पास कोई अच्छी स्कीम हो तो मैं इसमें चेंज करके फिर दोबारा अब जो है ना एक बेटर वीडियो भी अपलोड की जा सकती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बेस्ट विशेज़ फॉर एग्जाम एंड ट्रेनिंग।